जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट 6 के जो वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले पूरी टॉपिक को हम एक अच्छे से ओवरव्यू इसका देखते हैं। इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है अपनी अंतःस्रावी तंत्र पूरा, जिसमें हार्मोन्स के बारे में, तब सभी ग्रंथियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। पूरे टॉपिक को वीडियो सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको पूरा थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू बताना चाहूंगा इस टॉपिक का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पूरा टॉपिक। साथियों, पहली बात करते हैं हम रासायनिक समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है हमारे शरीर में। इससे पहले हमने लास्ट जो टेस्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और शरीर में बाह्य वातावरण के साथ हमारा तालमेल बिठाता है। बाह्य वातावरण के साथ जो तालमेल बिठाने की प्रक्रिया है उसे होम्योस्टेसिस या समस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर आप कभी सिनेमा हॉल में गए हैं या कभी ऐसे रूम में गए हैं जहां पर लाइट बिल्कुल लो है या बहुत ही कम लाइट है, वहां पर हम अचानक जब लाइट वाली जगह से ऐसी जगह पर जाते हैं जहां लाइट की मतलब लाइट बहुत कम हो, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में हम जाते हैं, तो एक बार के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे हमारी आंखें वहां के लिए एडजस्ट होती है और चीजें हमें दिखाई देने लगती है। यानी वातावरण के अनुसार हमारा शरीर है वो उसके अनुकूल बनने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही हम होम्योस्टेसिस या समस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें जो ऐसी प्रकार की एक जैविक क्रिया है जिसमें हमारे शरीर का बाह्य वातावरण के साथ तालमेल बैठता है, इसे हम समस्थापन कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां से बात करें साथियों, हमारे शरीर में देखिए दो टाइप की, मुख्य रूप से अगर ग्रंथियों की बात करें तो दो टाइप की ग्रंथियां हमारे शरीर में, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी बहिस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? तो ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव करती है। और दूसरी बात, हार्मोन के स्राव के लिए इसको विशेष प्रकार की नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें डक्टलेस या ट्यूबलेस नलिकाएं या फिर ट्यूबलेस हमें ग्लैंड्स कहते हैं या ग्रंथियां कहते हैं। दूसरी बात, इसमें नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, एक तो नलिका की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात, नलिका जब नहीं है तो ये अपना जो रस है, देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, हमारे शरीर में जो भी ग्रंथि होती है वो विशेष प्रकार के रस का स्राव करती है। ये रस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हम एंजाइम, जो हमने पाचन तंत्र में पढ़े थे, ये एंजाइम वाली जो प्रक्रिया ये सभी बाह्य स्रावी में हम काउंट करते हैं। और हार्मोन जो होते हैं, दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं हार्मोन, हार्मोन का स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होती है उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये नलिका विहीन होती है, अपने रस को डायरेक्ट ही रक्त में मिला देती है, रक्त में घोलकर पूरे शरीर में ये हार्मोन है अपने पूरे शरीर में ट्रेवल करते हैं। जबकि हमने एंजाइम पढ़े थे वो विभिन्न प्रकार की नलिकाओं में, जैसे छोटी आंत बड़ी आंत, वैसे याद रख सकते हैं, हालांकि अलग नलिकाएं होती है इनकी। जैसे हमारे शरीर में स्वेद ग्रंथियां हैं, हमारी अश्रु यानी जो आंखों से जो हमारे आंसू आते हैं वो ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियां हैं, ये जो सभी ग्रंथियां हैं हमारी, ये ग्रंथियां कहलाती है बहिस्रावी ग्रंथियां। और जबकि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी वो ग्रंथि है। इसके अलावा अगर साथियों आगे बात करें, सबसे पहले अगर यहां से इंपॉर्टेंट बात है कि बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, इसके बारे में मैंने आपको बेसिक बताया है। ठीक है, अब देखिए साथियों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात, और सबसे पहले अगर यहां से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति था बर्नार्ड। इस देखिए इस वर्ड को ही याद, इस सबसे पहले जो वर्ड दिया था, सबसे पहले जो शब्द दिया था, यानी जो वर्ड दिया था, हम इंग्लिश में लिखते हैं वर्ड, और वर्ड से ही बर्ड याद रख लेना, वर्ड और बर्ड। देखिए बर्ड या बर्नार्ड, बर्नार्ड या बर्ड जो था उसने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था, सबसे पहले अंतःस्रावी शब्द का। तो जो अंतःस्रावी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड ने किया था, तो बर्ड से वर्ड याद रखना, सबसे पहले वर्ड किसने दिया? बर्ड ने दिया था। दूसरी बात करें साथियों, एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस एडिसन। इसको अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहा जाता है। पूरा हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम हम जो पढ़ रहे हैं, जिसे हम फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये भी एक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूरोलॉजी, जिसमें हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, और ये है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो इस एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, और उसका जनक कौन है? थॉमस एडिसन। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड या वर्ड ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्लिंग। ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हार्मोनों को उत्तेजक पदार्थ कहा, या सबसे पहले जिसने एक हार्मोन खोजा था, उस हार्मोन का नाम था सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन हार्मोन हमारी आंत में खोजा गया था, पहला खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन, यानी सबसे पहले सीक्रेट हुआ था। यानी सबसे पहले ये सीक्रेट किसने खोला? तो सबसे पहले सीक्रेट खोला था स्टार्लिंग ने और बेलिस ने। यानी इसने बोला था, बोलने से याद रखना, ये सीक्रेटिन और बेलिस शब्द से याद रखना। बेलिस और स्टार्लिंग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन के बारे में क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सीक्रेटिन है। सबसे पहले ये शब्द किसने दिया? तो वर्ड से बर्ड याद रखना, वर्ड बर्ड। दूसरी बात, इसका जनक किसे कहते हैं? तो एडिसन। इसने ऐड किया बायोलॉजी के अंदर इस शाखा को, तो इस शाखा को ऐड करने वाला था एडिसन। ये वर्ड बर्ड ने दिया,
और साथ में स्टार्लिंग जो है उन्होंने उत्तेजक पदार्थ कहा। स्टार्लिंग को आप अपनी भाषा में स्टार्लिंग, डार्लिंग वैसे कुछ भी याद रख सकते हो, जो उत्तेजित करने वाली चीज है। तो उत्तेजक कौन है? स्टार्लिंग है। और शब्द किसने दिया? तो इस प्रकार से चीजों को रिलेट करके हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो बेसिक हमने पढ़ा समस्थापन क्या है, किसने शब्द दिया, कौन जनक है, और सबसे पहले खोजा गया कौन सा हार्मोन है, किसने खोजा था। ये बेसिक बातें हुई। साथियों दूसरी बात, हार्मोन होते क्या है? हार्मोन मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, इसके अलावा यह वसा के भी बने होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो एंड्रोजन्स है या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे, यानी जो लैंगिक हार्मोन है, वो मुख्य रूप से हम कहते हैं वो बने होते हैं अपनी वसा के, जिन्हें स्टीरॉइड्स भी कहते हैं। कई आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो स्टीरॉइड्स इंजेक्शन लेते हैं। तो वो क्या होते हैं? मुख्य रूप से एक प्रकार के वसा से या कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं मुख्य रूप से। आगे बात भी करेंगे इसके ऊपर। तो यहां पर देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात, हार्मोन्स ऐसे विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो जिनका अणुभार बहुत कम होता है। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इनका अणुभार क्या होता है? जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, इनका अणुभार कम होता है। और साथ ही साथ हम बात करें साथियों, ये जैसे मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह। प्रोटीन के कुछ व्युत्पन्न होते हैं, उनसे भी बने होते हैं, जैसे थायरोक्सिन वगैरह, ठीक है, पेप्टाइड वगैरह उनसे। इसके अलावा अगर बात करें स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? जो लिपिड यानी वसा से बने हुए हार्मोन होते हैं, उन्हें स्टीरॉइड्स वगैरह कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे लैंगिक हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये आते हैं। तो ये कुछ मुख्य हार्मोन है। स्टीरॉइड हार्मोन में मुख्य रूप से क्या होता है? तो उसमें हमें पता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। वसा के कुछ प्रकार हम पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में, व्युत्पन्न वसा, ठीक है ना, सारी वसाओं की अच्छे से इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो फिलहाल ये बेसिक मैंने आपको बताया। इस टॉपिक को पूरा नहीं समझाया जा सकता, मैं मानता हूं कम समय में, लेकिन बहुत जल्द हम थ्योरी क्लासेस शुरू करेंगे, उसमें अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मेरा मकसद है आपको अच्छे से एक बात और बताऊं कि इस टॉपिक को किस प्रकार से हम अच्छे से चीजों को देखें। केवल मेरा मकसद आपको कंटेंट देना ही नहीं है, उस कंटेंट को इस प्रकार से प्रेजेंट करूं कि आप उस चीजों को रिलेट करके किस प्रकार से याद रख सकते हैं। हम याद कराने का मेरा मकसद है कि आपको चीजों को इस प्रकार से एक्सप्लेन करूं कि चीजों को कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ शब्दों को एसोसिएट करके, ठीक है ना, इस प्रकार से याद करा सकूं। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है साथियों? जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। जैसे हमारी अपनी अग्नाशय ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी हम मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं, और शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। अब देखिए साथियों, मेन मकसद हमारा है इस डायग्राम को समझना। इस डायग्राम से हम इतना ही समझेंगे कि कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में और वो कहां पाई जाती है। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में हम 3 ग्रंथियां पढ़ते हैं। यहां पर 3 ग्रंथियों में सबसे ऊपर की ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलम से नीचे एक पार्ट होता है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, और इसके जस्ट नीचे होती है अपनी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के भी भाग होते हैं, अगर भाग मध्य पश्च भाग जो आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखना, हाइपोथैलेमस, नीचे होती है पीयूष ग्रंथि और साइड में एक और होती है पीनियल ग्रंथि। तो पीयूष, हाइपोथैलेमस और एक पीनियल, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। गले में 2 ग्रंथियां पड़ते हैं यहां पर, एक तो थायराइड, और थायराइड के जस्ट पीछे देखिए, एग्जांपल के लिए बताऊं तो एच आकृति की होती है या तितली की आकृति की होती है। इस प्रकार से ये अपनी तितली की आकृति की एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड के पीछे इस प्रकार से छोटे छोटे डॉट से होते हैं, ऐसे इस प्रकार से 2 जोड़ी या 3 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। यह भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो जोड़ों के रूप में पाई जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं यहां पर अंडाशय है, 2 अंडाशय होते हैं, 1 और 2। वर्षण भी 2 होते हैं, 1 और 2। इसी प्रकार से अधिवर्ग एड्रिनल ग्रंथि भी 2 होती है। ठीक उसी प्रकार पैराथायरॉइड ग्रंथियां भी 1 से अधिक यानी जोड़ों में पाई जाती है। तो ये वो ग्रंथियां जो जोड़ों में पाई जाती है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो साथियों, गले में 2 ग्रंथियां होगी, थायराइड और हम कहते हैं पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड और थायराइड 2 ग्रंथि। हृदय के पास कौन सी ग्रंथि होती है? तो थाइमस ग्रंथि। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो एक बच्चे के अंदर या शिशु के अंदर बड़ी होती है। जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क होता जाता है, इसकी आकृति है वो सिकुड़कर छोटी होती जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और छोटे बच्चों में लैंगिक विकास में जननी अंग, जो जनन अंग होते हैं, उनके विकास में मदद करती है। और साथ ही साथ इसका मुख्य काम होता है प्रतिरक्षा में मदद करना। जो हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, WBC के प्रकार में जो हम पढ़ते थे अकणिका में, उसमें हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो उसमें से जो टी लिम्फोसाइट थी, उस समय भी मैंने आपको बताया था, टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण के अंदर कौन सी ग्रंथि है? अपनी थाइमस ग्रंथि होती है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अधिवर्ग ग्रंथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी जीवन रक्षक ग्रंथि कह सकते हैं, या जीवन को ऊर्जा देने वाली, जीवन की रफ्तार वाली है अधिवर्ग ग्रंथि। ठीक है ना, इसलिए अधिवर्ग ग्रंथि को जीवन रक्षक क्यों कहते हैं? इससे हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रिनलिन, जो विशेष परिस्थितियों में, आपातकाल स्थितियों में हमारे जीवन की रक्षा करता है। इसलिए इसे आपातकाल स्थिति वाली ग्रंथि या विभिन्न जीवन रक्षक ग्रंथि वगैरह कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये हमारे अमाशय के जस्ट नीचे, यहां पर अमाशय होता है, अमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय ग्रंथि होती है। इससे पहले भी हमने पाचन वाले में पढ़ा था। नेक्स्ट है अपनी अधिवर्ग ग्रंथि हो गई।
और इसके अलावा अंडाशय और वर्षण, ये ऐसी ग्रंथि है जो विशेष लैंगिक, एक प्रकार की हम कह सकते हैं लैंगिक, मुख्य लैंगिक अंग भी है ये, और ये ग्रंथियां भी है, क्योंकि इसमें वर्षण में हम बात करते हैं, वर्षण में हम बात करते हैं, यहां पर हमारे शुक्राणु वगैरह भी वर्षण में बनते हैं, और इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन होते हैं, लैंगिक हार्मोन, वो भी यहां बनते हैं। दूसरी बात, अंडाशय के अंदर अंडाणु भी बनते हैं, और इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिन जैसे हार्मोन का स्राव कहां से होता है? अपने अंडाशय से, यहां से होता है। ये केवल महिलाओं में पाई जाती है, मादा में, और ये केवल पुरुषों में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हमने इनकी स्थितियां समझ लीजिए। मेन मस्तिष्क में 3, यहां गले में 2, फिर हृदय के पास, फिर हमारे किडनी के ऊपर, हमारे आमाशय के जस्ट नीचे, ठीक है। यहां पर महिलाओं में केवल अंडाशय ग्रंथियां और पुरुषों में वर्षण ग्रंथियां पाई जाती है। अब थोड़ा सा यहां पर साथियों बात कर लेते हैं इनसे स्रावित होने वाले मुख्य जो हार्मोन्स है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको पेपर की ओर लेकर चलता हूं, वहां पर जो भी बीच में बातें आएंगी, क्योंकि मेरा मकसद था ऊपर से ओवरव्यू आपको बताना, इनके अंदर जो भी बातें आएगी वो टेस्ट का सॉल्यूशन कराते कराते मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, यहां से काफी अच्छे प्रश्न आते हैं। लास्ट एग्जाम में भी अच्छा प्रश्न आया था, यहां से एडीएच हार्मोन का प्रश्न पूछा गया था लास्ट 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर, यहां पर जिसमें से पूछा गया था कि ऐसी मतलब एडीएच हार्मोन यानी जिसे वेसोप्रेसिन या हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, वो अपनी वृक्क के अंदर जल का अवशोषण वगैरह करता है, तो उससे संबंधित एक प्रश्न आया था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूं, जो अपना छठा टेस्ट था उसमें जो मैंने आपको 60 क्वेश्चन दिए थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करने की मैं आपको अच्छे से यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला हमारा देखिए साथियों, टेस्ट की बात करें, छठा टेस्ट था अंतःस्रावी तंत्र का एंडोक्राइनोलॉजी। 60 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें 50 मिनट का समय था। पहला प्रश्न हमारा था, यहां से देखिए, जो भी मैंने 12th क्लास का आपको अभी आरबीएससी की 12th क्लास का चैप्टर दिखाया था, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, इसीलिए मैं साथ में आपको 12th क्लास की बुक जरूर देता हूं। जो भी हम बुकलेट देते हैं एनसीईआरटी के साथ साथ आरबीएससी की जो किताबें होती हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी की 12th क्लास का जो मैटर था वो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र को सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, केवल तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है हमारा न्यूरोलॉजी, और केवल अंतःस्रावी तंत्र का अभी हमने बात की थी एंडोक्राइन। सिर्फ क्राइन का मतलब होता है ग्रंथि, एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी और तंत्रिका तंत्र का न्यूरोलॉजी। जब दोनों को मिला देते हैं तो एक नाम बनता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी या एंडो न्यूरोक्राइनोलॉजी, ये जो है ये अपनी होती है कौन सी? एंडो और न्यूरो दोनों नाम साथ में आ रहे हैं, इसलिए दोनों का सम्मिलित अध्ययन विज्ञान की इस शाखा में हम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। शाखाओं से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कई बार। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, देखो जनक कौन है, यानी ये ब्रांच किसने ऐड की? तो ऐड की थी एडिसन ने, याद है आपको, बर्नार्ड वर्ड यानी ये वर्ड दिया था बर्नार्ड ने, तो थॉमस एडिसन ऐड किया था इसने, यानी थॉमस ने सबसे पहले ऐड किया था कौन सी शाखा को? अपनी एंडोक्राइन जो शाखा है एंडोक्राइन, यहां पे एंडोक्राइन है, यहां पर एडिशन है, इसे जोड़ सकते हो। बेलेस और स्टार्लिंग कौन से व्यक्ति थे? ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इसका जो हार्मोन खोजा था, सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है। बेटिंग और बेस्ट कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। इंसुलिन हार्मोन के संश्लेषण के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था, बेटिंग और बेस्ट वगैरह ने। तो इंसुलिन से संबंधित ये है, आगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अंतःस्रावी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो देखिए वर्ड, सबसे पहले ये वर्ड का उपयोग किसने किया था? वर्ड से बर्ड याद रखना, बर्ड कहां पर है? देखिए ये रहा बर्ड है, बर्नार्ड। तो ये बर्ड वाला ये कलार्ड बर्नार्ड जो है, इन्होंने सबसे पहले उपयोग किया था इस शब्द का। बेलिस ने सबसे पहले स्टार्लिंग के साथ मिलकर सिक्रेटिन हार्मोन खोजा था। थॉमस एडिसन इसके जनक है, और इसने सबसे पहले क्या किया था? इस शब्द का उपयोग किया था। हाँ, इसको उत्तेजक पदार्थ किसने कहा था? तो याद रखना, इसका सही उत्तर होगा केवल स्टार्लिंग ने। यानी हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ किसने कहा था? तो सबसे पहले स्टार्लिंग ने कहा था। बेलिस और स्टार्लिंग ने 1903 में सबसे पहले ग्रहणी के अंदर, ग्रहणी क्या चीज है? तो साथियों आपको अगर याद है, पाचन तंत्र में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, डीजेआई, यानी हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो प्रथम हिस्सा होता है, जो हमारे आगे आमाशय से, यहां से जो हमारा आमाशय आता है, इस प्रकार से आमाशय से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है, ये वाला सी-आकृति की संरचना होती है, उसे हम कहते हैं ग्रहणी या ड्यूडेनम। ग्रहणी के इस पार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं सिक्रेटिन। एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं सिक्रेटिन हार्मोन। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो वो हार्मोन था सिक्रेटिन। तो इस सीक्रेट बात को सबसे पहले किसने बताया था? तो ये सीक्रेट बात है किसने बताई थी? स्टार्लिंग ने। ठीक है। तो स्टार्लिंग यानी
स्टारलिंग थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज बत लेना। यानी डार्लिंग की बात को हमने थोड़ा सा क्या रखा, सीक्रेट रखा है। तो सीक्रेट और सीक्रेटिन हार्मोन को याद रख सकते हो, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था ये। नेक्स्ट साथियों अगली बात करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां है। तो साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? तो देखिए साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका विहीन होती है या नलिका युक्त होती है? तो मैंने आपको बताया था ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक नलिका युक्त, एक होती है नलिका विहीन। तो नलिका विहीन ग्रंथियां और एक होती है नलिका युक्त, डक्टल और डक्टलेस। तो साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है उनमें नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने रस को डायरेक्टली रक्त में स्रावित कर देते हैं, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। नलिकाओं की आवश्यकता न होने के कारण इन्हें डक्टलेस या फिर हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं। तो साथियों जो ग्रंथियां अंतःस्रावी प्रकार की होती है, नलिका विहीन होती है और इनके स्राव से कौन सी चीज स्रावित होती है? ये हार्मोन का स्राव करती है। जबकि जो नलिका युक्त होती है वो एंजाइम का स्राव करती है। इसके अलावा फिरोमोन्स क्या होते हैं साथियों? विशेष प्रकार की ऐसी एक प्रकार का गंध हम कह सकते हैं जो जिससे जीव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी विशेष प्रकार की गंध है जो आगे हम पढ़ेंगे। म्यूकस क्या होती है? म्यूकस एक श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है जो गोबलेट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह प्रश्न भी अपना 3rd ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों में नहीं पाई जाती? यह प्रश्न मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपको याद हो तो। किडनी देखिए, हमारे शरीर में एक जोड़ी वर्क पाई जाती है, दोनों किडनियों के ऊपर ग्रंथियां होती है, एड्रिनल ग्रंथि, यानी ये तो जोड़ों में पाई जाती है। वर्षण है, वर्षण भी पुरुषों के अंदर केवल पाए जाते हैं, ये भी जोड़ों के रूप में होते हैं, एक जोड़ी। अंडाशय भी महिलाओं में पाए जाते हैं, केवल एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। लेकिन पीयूष ग्रंथि एक ही होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसलिए जोड़ों में कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती? पीयूष ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि भी एक होती है, पीनियल भी एक होती है और हाइपोथैलेमस भी एक होती है, थाइमस ग्रंथि भी एक होती है, अग्नाशय ग्रंथि भी एक होती है। जोड़ों के रूप में मैंने आपको बता दी कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। अपनी नीचे से बात करें तो वर्षण है, अंडाशय है, इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि है, इसके अलावा अपनी पैराथायराइड ग्रंथि है। ये मुख्य रूप से जोड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती? मैंने आपसे कहा था, देखिए स्थिति का पता लगाने के लिए आप सिंपल सा एक डायग्राम याद रख सकते हैं। आप सिंपल से सिंपल अगर डायग्राम बनाए, ये मान लो कोई व्यक्ति है इस प्रकार से, ठीक है, और इस व्यक्ति के अंदर कौन सी चीजें कहां पाई जाती हैं, आप सिंपली अगर याद करना चाहें तो बेसिक याद कर सकते हैं इस प्रकार से। यहां पर देखिए मस्तिष्क वाला ब्रेन वाला पार्ट है, तो ब्रेन में 3 पढ़ी हमने, कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और साथ ही साथ एक तीसरी है पीनियल ग्रंथि। गले के अंदर मैंने आपको कहा था इस प्रकार से एच आकृति की एक ग्रंथि होती है, इस प्रकार से एक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अपनी थायराइड। थायराइड के पीछे की ओर होती है पैराथायराइड। तो थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। हृदय के पास अपनी होती है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और अपनी किडनी की बात करें तो दोनों जो किडनियां होती हैं, किडनियों के ऊपर पाई जाती है कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और यहां पर इसी के साथ में एक ग्रंथि और होती है यहां पर, जिसे हम कहते हैं कौन सी? अपनी पेनक्रियाज या फिर हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और साथ ही साथ यहां पर अंडाशय, ओवेरी, ठीक है, और साथ में टेस्टिस यानी जो वर्षण ग्रंथियां हैं। टोटल मोस्टली देखिए 10 है, 2, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 ग्रंथियां हम पढ़ते हैं। और जो जिसमें से एक मिश्रित ग्रंथि भी है, एक ही नहीं है, हालांकि इन ग्रंथियों को भी मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। आरबीएससी 10th क्लास में साफ साफ दे रखा है, टेस्टिस और जो ओवेरियन अंडाशय और वर्षण होते हैं वो भी एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथियां होती है, ठीक है। और साथ में अपनी कौन कौन सी ग्रंथियां? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, ये सारी ग्रंथियां हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती? पीयूष पाई जाती है, हाइपोथैलेमस पाई जाती है, पीनियल पाई जाती है, लेकिन थाइमस ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये हृदय के पास पाई जाने वाली ग्रंथि है, जो छोटे बच्चों में अधिक विकसित होती है। वयस्क होते होते ये व्यक्ति में क्या होती है? आकार में सिकुड़कर छोटी रह जाती है। ये भी आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि मिश्रित नहीं है, ना थायराइड है ना पैराथायराइड है। अग्नाशय ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आपको ऑप्शन मिल सकता है वर्षण और अंडाशय का भी, तो वो भी मिश्रित ग्रंथियां होती है। हार्मोन के संदर्भ में असत्य कथन, हार्मोन के बारे में बताना है, हार्मोन से संबंधित कौन सा कथन असत्य कथन है। देखिए एग्जाम में कभी भी पेपर सोल्व करें, पेन का उपयोग आप वहां पर कर सकते हैं। पेपर में हाँ, नहीं, सत्य, असत्य जैसी चीजों को जरूर अंडरलाइन करना चाहिए। तसल्ली से प्रश्न को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा गया है उस चीज को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं तो दिमाग में चीजें याद रहती है। अदरवाइज क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें देखकर हम क्या होता है अक्सर पर्सन की लैंग्वेज भूल जाते हैं, जिसके कारण आता हुआ पर्सन, देखिए एग्जाम में हमें हमेशा दुख उस पर्सन का ही होता है जो पर्सन हमें आ रहा था लेकिन अपनी गलती के कारण वो गलत कर आ गई। या तो उसका गोला गलत भर दिया, या हमने ओमार में गलत भर दिया,
या फिर हम बात कर रहे हैं हमने टिक गलती से इसको लगाया था और वहां पर गलती से ये हो गया अपना, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो सबसे ज्यादा हमें आकर पछतावा इन्हीं पर होता है। बाकी जो पर्सन हमें बिल्कुल ही नहीं आ रहे वो तो गलत होने ही थे, या हमने वो अटेम्प्ट ही नहीं करने थे। बाकी ऐसे पर्सन जो आते थे हमने अटेम्प्ट भी किए, लेकिन हमारी गलती के कारण जल्दबाजी में गलत कर दिया हमने। तो साथियों हार्मोन ऐसे बता रहे हैं, रासायनिक दृष्टि से अधिक हार्मोन प्रोटीन, मुख्यतः जो हार्मोन अधिकतर हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ एक हार्मोन ही होते हैं जो वसा यानी लिपिड के बने होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन वगैरह है, जिन्हें हम कहते हैं अपना मुख्य रूप से प्रोटीन के ना बनकर वो किसके होते हैं, वसा के बने होते हैं, जिन्हें स्टीरॉयड कहते हैं। अधिकतर हार्मोन जल में घुलनशील नहीं होते, ये बात गलत है साथियों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 12th आरबीसी का जो मैंने आपको बुक का जो मैटर दिखाया था उसमें साफ साफ लिख रखा था कि हार्मोन होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, मुख्यतः अघुलनशील नहीं होते। प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा संश्लेषित, प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होता है। हाँ, तो हार्मोन जो होते हैं बिल्कुल ये कौन सी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में ही बनते हैं हार्मोन। ये भोजन वगैरह में नहीं पाए जाते, ये हमारे शरीर की ग्रंथियां स्रावित करती है, उनसे बनते हैं। और यह रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचालित होते हैं, बिल्कुल इनमें नलिका विहीन होती है, रक्त में डायरेक्ट इनको मिला दिया जाता है और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में ट्रेवल करते हैं। साथियों प्रत्येक पर्सन में कितने पर्सन बन सकते थे या इस पर्सन को बनाने के पीछे क्या रीजन है, इसमें ये ऑप्शन देने का रीजन क्या है। चीजों को आप जितना ज्यादा एनालाइज करते हैं जब एग्जाम में, वो चीजें उतनी ही आसान लगने लगती है। अदरवाइज क्या होता है, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, किसी भी टीचर के ऑब्जेक्टिव पर्सन देखते हैं, वो एक पर्सन को सिर्फ टिक करके चल जाता है कि इसका एडिनल उत्तर होगा, या फिर आप भी उस चीजों को इतना डिटेल नहीं समझते कि इसका ये उत्तर क्यों हुआ, ये उत्तर क्यों नहीं हुआ, इसका और क्या क्या पर्सन बन सकते थे। चीजों को आप जब चीजों को और ज्यादा डिटेल में उसका विश्लेषण करने लगते हैं, आपने विश्लेषण विधि पढ़ी होगी, विज्ञान की एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, जो साइंटिफिक सोच होती है वो विश्लेषण करके ही पढ़ता है। कोई भी जो वैज्ञानिक एक विधि है वो विश्लेषण विधि को वैज्ञानिक विधि माना जाता है, क्योंकि चीजों को जितना ज्यादा डिटेल में, जितना ज्यादा अच्छे से हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम में इसके अलावा अगर ये प्रश्न आ गया, बाई चांस मैंने एग्जाम में ये प्रश्न आपको दिया लेकिन ऑप्शन के ये प्रश्न आ गया, तो आप अब वहां पर आप कहोगे कि सर आपकी टेस्ट सीरीज से या आपसे पढ़ने से वो प्रश्न आया नहीं। लेकिन वीएल में वीडियो सॉल्यूशन कराने का मकसद यही है, आपको प्रत्येक बात के बारे में अच्छे से बताया जाए। आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं, आप पूरे टेस्ट को अच्छे से देखते हैं, या जो भी आपको बुकलेट दी जाती है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से साइंस में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बनेगा जो इससे बाहर बन जाए, क्योंकि हम पूरी वो कोशिश कर रहे हैं जो ऑथेंटिक मैटर है, एग्जाम के इक्विवेलेंट या एग्जाम के ओरिएंटेड जो मैटर हम कहते हैं, जिसे आपके लिए सफिशिएंट मैटर है, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, जो बुकलेट दी जाती है उसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो आने वाले समय में बहुत जल्द हम थ्योरी क्लासेस में वो सारी बुकलेट्स हैं उनका एक निचोड़ निकालकर एक बुक बहुत जल्दी मैं भी लॉन्च करने वाला हूं, उस पर भी काम चल रहा है, तो वो भी हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी, यहां पर कुछ चीजें गौर करने लायक हैं। सबसे छोटी पूछिए और अंतःस्रावी ग्रंथि पूछिए। तो साथियों सबसे छोटी, देखिए वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ऑप्शन जो दे रखे हैं थोड़ा सा और दिखा देता हूं मैं आपको। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहां पर, एड्रिनल, थायराइड, पेनक्रियाज और पिट्यूटरी। हमारे शरीर में वैसे तो सबसे छोटी ग्रंथि अगर पिट्यूटरी ऑप्शन, इसके अलावा अगर ऑप्शन पीनियल ग्रंथि होता तो प्राथमिकता पीनियल को देनी हमेशा। हालांकि मोस्टली एग्जाम में जब भी ये प्रश्न आया है उसका उत्तर पीयूष ग्रंथि माना गया है, क्योंकि वहां पर पीनियल ग्रंथि का ऑप्शन नहीं था। उसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, वो इतनी छोटी होती है, इससे भी कम की होती है। तो याद रखना यहां पर तो नॉर्मली इसका उत्तर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन यहां पर पीनियल ग्रंथि ऑप्शन होने पर पीनियल ग्रंथि को पहले चुनना पड़ता हमें, उससे इससे भी छोटी होती है पीनियल ग्रंथि, लेकिन ऑप्शन मोस्टली यही मिलता है एग्जाम में, इसलिए मैंने भी यही ऑप्शन दिया आपके लिए। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछे तो वो होती है थायराइड। सबसे छोटी पीनियल, सबसे बड़ी होती है अपनी कौन सी? थायराइड। सबसे बड़ी आपसे नॉर्मल पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो यकृत होती है, लीवर। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तब इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। तो पर्सन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदलने पर उत्तर बदला जा सकता है। तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी, या आपसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे या सबसे बड़ी बहिस्रावी पूछे तो उसके हिसाब से उसका उत्तर करना है हमें। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तब हमें अग्नाशय ग्रंथि करनी है। स्टीरॉयड हार्मोन का आधार पदार्थ है। अभी थोड़ी देर पहले आया था हमारे शरीर में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जैसे जो लैंगिक हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर में वसा के बने होते हैं, और वसा में भी मुख्य रूप से किसके? कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। तो जो जितने भी स्टीरॉइड्स होते हैं या जो भी हमारे लैंगिक हार्मोन होते हैं उसमें मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह, नहीं वसा से, लिपिड वगैरह से बने होते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर और मास्टर ऑफ द मास्टर
यानी हमारे शरीर में मास्टर ऑफ मास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि या सुप्रीम कमांडर कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? साथियों, हमारे शरीर में अधिकतर ग्रंथियों का नियंत्रण करती है हमारी पीयूष ग्रंथि, और खुद पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से दो मुख्य रूप से हार्मोन दो प्रकार के स्रावित होते हैं। एक होता है जो निमोचक हार्मोन कहते हैं और एक होता है निरोधक हार्मोन। एक तो करता है हार्मोन को स्टार्ट करने का काम कि अब स्रावित होना शुरू होते हैं हार्मोन, कि पीयूष ग्रंथि से कब हार्मोन स्रावित होने हैं, कब उनको रोकना है। ये सारा काम कंट्रोल करने का काम करता है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जबकि केवल मास्टर ग्रंथि आपसे पूछे, केवल मास्टर ग्रंथि पूछने पर उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष होती है, जबकि हेडमास्टर या सुप्रीम कमांडर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि पूछे तब इसका आंसर होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, क्योंकि ये पीयूष को भी कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि के बारे में असत्य कथन है, यह क्या मटर के दाने के आकार की? बिल्कुल साथियों, दो तीन ग्रंथि है जिसमें विशेष प्रकार के, जैसे अगर इसमें पूछे तो मटर के दाने की आकृति की, अंडाशय होता है नाशपाती की आकृति का, इसके अलावा हमारी जो किडनी होती है वो सेम के बीज की आकृति की होती है। तो ये विशेष प्रकार के कुछ ऑर्गन है जिसमें कई बार आकृतियों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट है, यह मटर के दाने की आकृति की गुलाबी रंग की होती है। बिल्कुल, पीयूष ग्रंथि का उद्गम भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। बिल्कुल, ये साथियों आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था 3 लेयर होती है अपनी। एक सबसे अंदर की ओर लेयर होती है उसे एंडोडर्म, बाहर यहां पर मेसोडर्म, और सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से हमारे मुख्य शरीर में हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, या इसके अलावा हमारे शरीर का जो अध्यावरणी तंत्र यानी हमारी त्वचा वगैरह है, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये एक्टोडर्म से बना होता है। हमारा हृदय वगैरह, हमारी जो पूरा हमारा एंजियोलॉजी जिसमें भी अध्ययन करते हैं, एंजियोग्राफी है हमारी, वो पूरा मुख्य रूप से मेसोडर्म का बना होता है, इस पार्ट का, मेसोडर्म का। ठीक है, और हमारे अंदर की अमाशय की जो श्लेष्मा जैसे पदार्थ होते हैं वो एंडोडर्म से बने, इसके एंडोडर्म से बने होते हैं, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो साथियों, यहां पर पीयूष ग्रंथि बिल्कुल एक्टोडर्म की बनी होती है। स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत छोटी होती है। साथियों, ये कोई जरूरी नहीं है, इसकी आकृति का लिंग पे कोई इफेक्ट यहां पर नहीं है कि पुरुषों में महिलाओं में इसकी आकृति में, और इसमें स्त्रियों के में इसकी आकृति छोटी होने के बजाय ये आकृति में बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आकृति छोटी नहीं होती। मानव में इसका व्यास लगभग 1.3 सेंटीमीटर और वजन लगभग 0.5 ग्राम तक होता है। ये 12th क्लास की एग्जिटिव लाइनें मैंने लिखी हैं, तो इसमें यह कथन असत्य है, महिलाओं में ये छोटी नहीं होती, अपेक्षाकृत बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है, बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिरिक्त स्राव के कारण मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, इसे कहते हैं। तो साथियों, हमारे देखिए यहां पर 4 बातें इंपॉर्टेंट आती है। वृद्धि हार्मोन, सबसे पहले क्या हार्मोन है ये? देखिए, सबसे पहली ग्रंथि अपनी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्रभाग, देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस, 2 पार्ट होते हैं इसके मुख्य रूप से, और बीच का एक इंटरमीडिएट पार्ट भी होता है, लेकिन इसके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बेसिक आपको बता दें, जो अगर मस्तिष्क का जो अगर पार्ट है अपने पीयूष ग्रंथि का, उसे मुख्य रूप से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? जीएच हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा इस हार्मोन का एक अन्य नाम भी है, इसे कहते हैं एसटीएच, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। याद रखने का तरीका है कि 100 किलो का एक मोटा आदमी है, सोमेटोट्रोफी हार्मोन, 100 किलो का मोटा आदमी है, उसने एक ट्रॉफी जीत ली। अब हमें लगता है कि इतना मोटा व्यक्ति कोई ट्रॉफी कैसे जीत सकता है, पहली रैंक कैसे लेकर आ सकता है दौड़ के अंदर? मान लो कोई व्यक्ति को दौड़ाया जाता है, 100 किलो का मोटा व्यक्ति है, वो दौड़ में 1 नंबर पे आ गया, तो उस पर शक होता है कि कहीं ना कहीं इसने कोई इंजेक्शन वगैरह ले रखा है, इसने अपनी ग्रोथ में कोई ना कोई गड़बड़ कर रखी है, तो उसने जीएच का इंजेक्शन या एसटीएच का इंजेक्शन ले रखा है। तो सोमेटोट्रोफिक हार्मोन को ही जीएच हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में हाइट वगैरह बढ़ाने, शरीर की वृद्धि विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर मस्तिष्क के इस अगर पीयूष ग्रंथि से और भी कई हार्मोन है, जैसे बात करते हैं हमारी, एक तो होता है एसटीएच, एक होता है टीएसएच, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन वगैरह हार्मोन स्रावित होता है उसको नियंत्रित करता है। तो याद रखना, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए थायराइड प्रेरक हार्मोन। एक होता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेड्स क्या होते हैं? शरीर में हमारे गोनेड्स होते हैं हमारे लैंगिक अंग, जैसे हमारे वृषण है, हमारे अंडाशय है, इनको नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रकार के 2 हार्मोन हम पढ़ते हैं आगे चलकर, एफएसएच और एक होता है एलएच। एफएसएच हार्मोन और दूसरा होता है एलएच हार्मोन। तो एफएसएच और एलएच का काम क्या होता है? ये गोनेड्स को थायराइड गोनेडोट्रोफिक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होते हैं वैसे, तो जो हमारे गोनेड्स होते हैं उनको प्रेरित करता है हमारे शरीर में, यानी जो भी हार्मोन होते हैं लैंगिक हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन को स्रावित करने में प्रेरित करने वाली ग्रंथियां हैं। आगे इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, इसके प्रश्न आएंगे। इसके अलावा देखिए एक हार्मोन अपने
जीएच हो गया, टीएसएच हो गया, ठीक है ना, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन हो गए। एक होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे ये हार्मोन बीज के भाग से स्रावित होता है, लेकिन ये यहां निर्माण इसका बीज के इंटरमीडिएट वाले पार्ट में होता है, लेकिन ये एडिनोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट से यहां से स्रावित होता है। इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मेलेनोसाइट हार्मोन का मतलब क्या है? देखिए, हमारी त्वचा का जो रंग होता है वो इसमें एक वर्णक होता है जिसे मिलेनिन कहते हैं। मिलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिससे हमारी त्वचा का रंग जो होता है वो डार्क होता है। आपने देखा होगा अधिक धूप में रहने वालों की स्किन अधिकतर थोड़ी सी क्या होती है, डार्क हो जाती है। तो डार्क होने का, जो धूप में डार्क होने का काम क्या है कि अधिक धूप में रहने के कारण हमारी त्वचा मिलेनिन का उत्सर्जन बढ़ा देती है। और मिलेनिन का उत्सर्जन जहां जिस पार्ट में ज्यादा होता है वहां का जो पार्ट होता है अपना वो ज्यादा डार्क होने लगता है। जैसे कि ये मिलेनिन का काम ही क्या होता है, हमारी त्वचा का रंग निर्धारण करना। और इस मिलेनिन को स्टिमुलेट करने का, प्रेरित करने का काम कौन करता है? मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन करता है। तो ये वाला पार्ट भी अगर हम अगर मस्तिष्क में काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट हार्मोन मैं आपको बताता हूं। एक है प्रोलेक्टिन हार्मोन। लेक्टो नाम कहीं भी आ जाए तो समझ लेना दूध की बात हो रही है। तो दूध जो होता है, दूध को निर्माण करने के लिए, देखिए दूध का निर्माण प्रोलेक्टिन और दूध का निष्कासन करने के लिए एक दूसरा हार्मोन होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन। ये दूध का निष्कासन की बात आए तो ऑक्सीटोसिन, और दूध के निर्माण की बात आए या स्तन ग्रंथियों का वृद्धि करने की बात आए तो प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो ये प्रोलेक्टिन हार्मोन, लेक्टो आ रहा है तो दूध का निर्माण करता है और दूध का निष्कासन करने में सहायक होता है ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी मां के दूध पे डिपेंड करता है, तो इसलिए मां के प्रति जो बच्चे का प्यार है इसलिए इस ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, वो उसके कारण ही उस हार्मोन को लव हार्मोन। और दूसरी बात, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के दौरान प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसे जन्म देने वाला हार्मोन यानी बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। देखिए, जन्म देते समय मां के जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है गाय भैंस को अधिक दुधारू बनाने के लिए। जो पशु होते हैं उसको अधिक दुधारू बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी उपयोग किया जाता है। ये बातें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 हार्मोन अपने अग्र मस्तिष्क से अग्र पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। पक्ष वाली से 2 ही हार्मोन याद रखने आपको। एक तो अपना आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, एडीएच। ये ऑक्सीटोसिन वाला हार्मोन है, ये वाला पार्ट भी अपने पीछे वाले पार्ट से ही होता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच वाला जो पार्ट है ये पश्च पार्ट से होता है, बाकी ये सभी अग्र मस्तिष्क से संबंधित है, अग्र पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। पश्च पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं जिसे न्यूरोहाइपोपाइसिस कहते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच का एक अन्य नाम है वेसोप्रेसिन। देखिए वसा को प्रेस कर रहे हैं, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, याद कैसे रख सकते हैं। वसा को प्रेस कर रहे हैं यानी उसके अंदर अगर पानी वगैरह है तो किसी चीज को, जैसे स्पंज होता है उसको प्रेस करने पर वो चीजें बाहर आ जाती है पानी के रूप में, तो इस वसा को प्रेस करने पर या दबाने पर पानी बाहर आ रहा है, तो वैसे याद रख सकते हैं वेसोप्रेसिन का काम हमारे शरीर में जल का नियमन करना होता है मुख्य रूप से। इसे एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक क्या चीज हो, देखिए एंटी का मतलब होता है विपरीत यानी प्रति, डायूरेटिक ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में जल का उत्सर्जन ज्यादा करने पर हमारे शरीर को मजबूर करते हुए पदार्थ डायूरेटिक होते हैं। जैसे चाय है, कॉफी है, शराब है, ये चीजें अधिक पीने पर हमारे शरीर में मूत्र की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जल का उत्सर्जन करते हैं। और जल का उत्सर्जन कम करने के लिए हमारा शरीर एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे एडीएच हार्मोन कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, एडीएच भी कहते हैं। ये काम कहां जाके करता है, आपको याद हो तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था उत्सर्जन तंत्र में अपने नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका के पास में जाकर यह हार्मोन अपना काम करता है, वहां से आवश्यक जल की मात्रा को शोषित कर लेता है और बचे हुए पार्ट को आगे संग्रह नलिका में भेज देता है। जिस पार्ट को उस संग्रह नलिका में जो इकट्ठा होता है उसे हम मूत्र कहते हैं। तो साथियों, हमारे शरीर में जल का नियमन करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कौन से हार्मोन की होती है? वेसोप्रेसिन की होती है या एडीएच हार्मोन की होती है। जिस व्यक्ति में एडीएच की मात्रा कम हो जाए, लगातार एडीएच की मात्रा कम होने पर एक रोग हो जाता है जिस रोग को हम कहते हैं डायबिटीज। अब आप सोचोगे डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से पढ़ा है हमने। साथियों, डायबिटीज 2 टाइप के हैं यहां पर। एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, इंसिपिडस,
और एक होता है अपना डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस, दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, इंसिपिडस और दूसरा होता है मेलिटस। तो डायबिटीज देखिए याद कैसे रखेंगे, कौन सा इंसुलिन से होता है, कौन सी याद, आपको याद हो तो पहले वाले टॉपिक जब पाचन पढ़ा था ये नाम पहले भी आया था। देखिए मेलिटस को मेल या मेलिटस यानी ये जो होता है डायबिटीज मेलिटस होता है। देखिए इंसुलिन में आई आता है और इंसुलिन में भी आई आता है, और मैंने आपको याद है तो बताया था आई और आई कभी भी साथ में नहीं आई, आई और आई कभी भी साथ में नहीं आई, यानी इंसुलिन से इंसिपिडस नहीं होता। तो इंसुलिन से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज मेलिटस रोग। तो ये आईएम से याद रख लेना कि इंसुलिन से मेलिटस, आईएम। तो डायबिटीज, ठीक है, तो आईएम से याद रख सकता, इंसुलिन से मेलिटस होता है। जबकि इंसिपिडस, पीड़ा कब होती है, मूत्र उत्सर्जन में पीड़ा हो रही है मान लो, वैसे याद रख सकते हो। तो पीड़ा हो रही है, मूत्र उत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा मूत्र उत्सर्जित होने में दिक्कत हो रही है कि ज्यादा उत्सर्जित हो रहा है, तो पीड़ा होने पर ये पीड़स वाला नाम है, ये याद रखना। डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है एडीएच की कमी से। तो एडीएच की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, डायबिटीज इंसिपिडस है। नेक्स्ट साथियों आगे की ओर बात करते हैं। यहां पर मैंने आपको सभी हार्मोन बताए हैं पीयूष ग्रंथि से संबंधित। तो बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव से, तो बात कर रहे हैं कि अगर बाल्यावस्था में यानी बचपन में अगर इस चीज का अति स्राव हो जाए, कौन से हार्मोन का, वृद्धि हार्मोन का, तो आपको पता है देखिए बोनापन तो हो नहीं सकता। बोनापन कब होता है, जीएच हार्मोन की बाल्यावस्था में कमी रह जाए तो हाइट कम रह जाती है, इसे हम बोनापन कहते हैं, ड्रॉफिज्म। दूसरी बात, ये बोने मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हालांकि लैंगिक रूप से इनका विकास कम होता है और इनकी हाइट कम रह जाती है, लेकिन ये मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। बोनापन किसकी कमी से होता है, जीएच की कमी से होता है, जिसे ड्रॉफ कहते हैं। दूसरी बात, महाकायता, जाइंट जो होते हैं, जाइंट का मतलब होता है विशालकाय। अगर किसी के अंदर जीएच की अधिकता हो जाए, जीएच हार्मोन अधिक स्रावित हो जाए, तो उसका शरीर बहुत ज्यादा हाइट वगैरह अधिक बढ़ जाएगा, शरीर बेडोल हो जाएगा, हाइट अनियमित वृद्धि करने लगेगी, तो उसे हम कहते हैं महाकायता। तीसरी बात है अग्रतिकायता, एक्रोमिगेली। तो इसमें भी एक क्रो को ग्रो से याद रख सकता है। इसमें भी क्या होता है, वयस्क अवस्था के अंदर अगर जीएच हार्मोन अधिक स्रावित होने लग जाए तो व्यक्ति का जो शरीर है वो बेडोल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं एग्रोमिकेली। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको याद रखना ये चीज। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से जबड़ों की हड्डियों में वृद्धि, गालों में अस्थियों में उभरी हुई तथा हड्डियों में लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी होने लगती है। साथियों देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो जीएच हार्मोन है, जीएच हार्मोन 4 रोग करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसमें देखिए 4 रोग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं यहां पर बोनापन। देखिए जो ड्रॉफिनिज्म रोग है या बोनापन जो रोग है, इस रोग में क्या होता है कि जब बाल्य अवस्था में या फिर बच्चे के अंदर अगर जीएच हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं बोनापन। ये होता है बच्चे के अंदर या फिर बाल्यावस्था में। यही चीज अगर बाल्यावस्था में जीएच हार्मोन अधिक हो जाए तो उसे महाकायता या जाइंटनिज्म, यानी जाइंट जो होता है उसे कहते हैं बड़े विशालकाय जीव को। तो जाइंट जैसा शरीर हो जाए अगर बाल्यावस्था में, बचपन से बच्चे का जो ग्रोथ है वो तेजी से होने लगे, हाइट जल्दी बढ़ने लग गए, ठीक है, या शरीर बेडोल हो जाए, बचपन से ही वो अगर दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं महाकायता। और यही चीज अगर बचपन से कमी हो तो उसे बोनापन कहते हैं, और बहुत ज्यादा हो तो उसे महाकायता कहते हैं। दोनों चीजें यदि वयस्क अवस्था में देखी जाए, वयस्क अवस्था में यदि किसी व्यक्ति के अंदर देखिए एक क्रोमिकेली है, इसे एक ग्रोमिकेली भी बोल सकते हैं। ग्रो का मतलब वृद्धि हो रही है, यानी जीएच हार्मोन ज्यादा हो गया। और कब हो गया, जब वो एक व्यक्ति है वयस्क अवस्था में पहुंच चुका है, वयस्क अवस्था में जाने के बाद जीएच ज्यादा बन रहा है, तो व्यक्ति का शरीर होता है वो बेडोल होने लगता है। यहां पर जो ये चिन्ह वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट है अपना आगे निकलने लगता है, जबड़े वाला पार्ट। जैसे आपने खल्ली का शरीर देखा होगा, अधिक वयस्क अवस्था में जब शरीर में अत्यधिक ग्रोथ होने लगती है, यानी जीएच हार्मोन अधिक स्रावित होता है, तो ये वाला पार्ट बाहर, जबड़े अंदर दबे हुए से, आंखें बाहर निकली हुई सी, शरीर बेडोल सा दिखाई देने लगता है। इस रोग को हम कहते हैं अग्रातिकायता या फिर एक्रोमेगेली। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, ये वयस्क अवस्था में देखने को मिलता है अतिस्राव के कारण। और सबसे लास्ट में बचता है सीमंड या साइमंड रोग। ये जो साइमंड रोग है ये क्या होता है साथियों, वयस्क अवस्था में जीएच हार्मोन यदि कम बनने लगे, ये तो होता है जीएच हार्मोन वयस्क अवस्था में ज्यादा, ये है वयस्क अवस्था में जब जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कम बनने लगे, तो व्यक्ति की क्या होता है कि जो अपने शरीर में जो ग्रोथ होती है वो एक तरीके से रुक जाती है, या बचपन से ही व्यक्ति अधिक बूढ़ा दिखने लगता है, उसकी ग्रोथ यानी अनियमित हो जाती है, जिससे व्यक्ति यानी कम उम्र में बाल झड़ने लगते हैं, शरीर यानी बुढ़ापा दिखाई देने लगता है कम उम्र में ही, तो उस रोग को हम कहते हैं साइमंड रोग। तो ये होता है जीएच हार्मोन की कमी से वयस्क अवस्था में। अगर अग्रातिकायता या फिर एक्रोमेगेली जो होता है वो क्या होता है, जीएच हार्मोन की अधिकता वयस्क अवस्था में।
बोनापन और महाकायता यानी जिसे हम भीमकायता भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, कम उम्र में बाल्यावस्था में व्यक्ति में जीएच ज्यादा बनना। तो 4 रोग हैं जीएच की ज्यादा और कमी से और वयस्क और बाल्यावस्था के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या, अगर्तिकायता इस रोग का होगा। एक्रोमेगाली, इंग्लिश वाले वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी के नाम अजीब से आते हैं तो इसलिए हिंदी के बजाय इंग्लिश का याद रखोगे, ज्यादा जल्दी याद रहेगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, कौन सा हार्मोन पुरुषों में वर्षण की अंतराली कोशिका जिन्हें लीडिंग सेल्स कहते हैं को प्रेरित कर एंड्रोजन के स्त्राव को प्रेरित करता है। साथियों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, ये हार्मोन स्रावित होते हैं। गोनाड्स कहते हैं अपने लैंगिक अंगों को, जैसे वर्षण है और अंडाशय है। अब साथियों 2 हार्मोन है, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं, काफी कंफ्यूजन इनमें रहता है कि किस हार्मोन से कौन सी प्रॉब्लम होती है या फिर कौन सा हार्मोन किस काम आता है। ये 2 हार्मोन काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं स्टूडेंट्स को। तो FSH और एक होता है LH। इनका पूरा नाम क्या है? F का मतलब होता है फॉलिकल्स, यानी जो पुट्टिकाएं अंडाशय में पुट्टिकाएं बनती है उन्हें फॉलिकल्स या फिर हम कहते हैं फॉलिकल्स या फिर पुट्टिकाएं। फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है, उसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और L का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पुरुषों में और महिलाओं में दोनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, खास करके लैंगिक विकास में। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। F का याद रखना, F से फॉलिकल याद रखना, और F से दूसरी बात है कि फॉलिकल से याद रखना, फॉलिकल जो पुट्टिकाएं होती है फीमेल में, जो पुट्टिकाएं होती है, अगर सिर्फ पहले फीमेल में बात करें, पुट्टिकाओं को प्रेरित करता है। पुट्टिकाओं को प्रेरित करेगा, उससे क्या होगा कि जो देखिए यहां पर जो पुट्टिकाएं होती है, ये पुट्टिकाएं प्रेरित होकर एक हार्मोन निर्माण करती है, जिस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करने में इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभाता है? FSH। याद रखने का तरीका देखिए, एस नाम आ रहा है इसमें, एस, तो यहां पर एस आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा FSH का दूसरा काम पुरुषों में अगर बात करें तो पुरुषों में ये क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाएं, ये नलिकाएं क्या करती है, ये शुक्राणु के निर्माण में इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु बनने के लिए जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, देखिए एस से शुक्राणु, एस से शुक्र जनन नलिका, और FSH में भी एस आता है। देखिए एस से आप FSH याद रख सकते हो, ये एस इसमें आता है। एस से एस्ट्रोजन से एस याद रख सकते हो, और एस से ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, यानी शुक्र जनन नलिकाएं होती है, वो याद रख सकते हो। तो 2 इंपॉर्टेंट काम है पुरुषों में शुक्राणु निर्माण के लिए जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है उनको प्रेरित करना, और महिलाओं के अंदर FSH में F का मतलब है फॉलिकल्स यानी पुट्टिकाओं को प्रेरित करके उससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कराना, ये पुट्टिकाओं को प्रेरित करता है। दूसरी बात, LH हार्मोन का काम क्या होता है साथियों? L से देखिए, मैं आपको ट्रिक से L से याद करता हूं। L का मतलब यहां पर ल्यूटियम से याद रखना, कार्पस ल्यूटियम। फीमेल्स के अंदर देखिए FSH फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देगा, प्रेरित कर देगा। लगभग मैं आपको बताता हूं कि आवर्त चक्र जो होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसके लगभग 14वें दिन अंडा जो होता है वो फॉलिकल से बाहर आता है, पुट्टिकाओं से बाहर आता है। जो अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं वो पुट्टिकाओं से बाहर आते हैं। बाहर आने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहलाती है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया लगभग 14वें दिन होती है, और ये होती है किस हार्मोन के कारण? LH के कारण। पुट्टिकाओं से जब अंडा बाहर आ जाता है तो उससे एक संरचना बनती है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के पश्चात एक संरचना बनती है जिसे कार्पस ल्यूटियम, ये भी एक प्रकार की ग्रंथि मान लीजिए इसे। इस ग्रंथि से L से याद रखना, कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन स्रावित होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है गर्भधारण में, जिस हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए L का मतलब कार्पस, L से ल्यूटियम याद रखना, L से ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम जो होती है उसे हार्मोन स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है अंडोत्सर्ग का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग। यह प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, ठीक है। और दूसरी बात, कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो कार्पस ल्यूटियम जो अपने गर्भ इसके अंदर अंडाशय से संबंधित है, तो अंडाशय के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम होती है उसका जो नियंत्रित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? LH हार्मोन करता है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इससे कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, FSH एस्ट्रोजन, और पुट्टिकाएं, F से फॉलिकल्स, S से एस्ट्रोजन। तो फॉलिकल से तो बनते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, फॉलिकल से बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन,
और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग जो कार्पस ल्यूटियम है, तो कार्पस ल्यूटियम से बनता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये तो फीमेल्स के अंदर काम हो गया। ये गर्भधारण में सहायक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा बात करते हैं पुरुषों में क्या काम करता है। एल से ही याद रखना, एल से ही लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स। लीडिंग कोशिकाओं का काम क्या होता है, पुरुषों में बनने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने में सहायक होती है लीडिंग कोशिकाएं। जैसे इस प्रकार से शुक्र 3 कोशिकाएं, जैसे रीट शायद 2018 में ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। 3 कोशिकाएं आपको याद रखनी, एक तो सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण देती है। इसके अलावा लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी जो लैंगिक हार्मोन होता है पुरुषों में, जिसे एंड्रोजन भी कहते हैं, उसके निर्माण में सहायक होता है। तीसरी बात हम कहते हैं यहां पर शुक्रजनन नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये शुक्राणु के निर्माण में सहायता करती है। तो शुक्राणु बनाने में कौन सी सहायता करती है, शुक्रजनन नलिकाएं। टेस्टोस्टेरोन बनाने में कौन सी सहायक है, लीडिंग कोशिकाएं। और शुक्राणुओं को, ये जो शुक्राणु बनते हैं उनको पोषण देने का काम कौन सी कोशिकाएं करती है, तो ये करती है सर्टोली कोशिकाएं। ये तीनों चीजें आपको अलग अलग पता होनी चाहिए। तो ओवरव्यू मैं आपको इनको बताऊं, ये सिंपल सा है, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। एफएसएच ट्रिक सिंपल सी है, एफ का मतलब फॉलिकल्स, यानी पहले काम ये करेगी फॉलिकल्स को प्रेरित करना। एस का मतलब वैसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, लेकिन एस से एस्ट्रोजन याद रखना कि फॉलिकल्स जो प्रेरित होंगे तो वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन उत्पन्न करते हैं। और स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होने के बाद क्या करते हैं, जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है, यानी एक प्रकार से। और पुरुषों में क्या काम करता है, तो एस से ही याद रखना, शुक्राणु बनाने में मदद करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को प्रेरित कर। एलएच हार्मोन में एल का मतलब ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और दूसरा एल से याद रखना, एल से लीडिंग कोशिकाएं, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो इस प्रकार से आप सिंपल सा याद रख सकते हो। तो प्रश्न में पूछा गया है कि हार्मोन पुरुषों में वर्षण की अंतराली कोशिकाएं लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन। देखिए साथियों, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, एंड्रोजन अलग चीज होती है, एस्ट्रोजन अलग चीज होती है। एंड्रोजन कहते हैं पुरुषों में जिस प्रकार से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं वो एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है। पुरुषों में बनने वाले हार्मोन को हम कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। और महिलाओं में एस्ट्रोजन बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन को ही एक प्रकार से एंड्रोजन बोला जा सकता है। तो ये कौन सा हार्मोन करता है, ये एलएच हार्मोन करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, एलएच हार्मोन। एफएसएच का पूरा नाम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई। एफएसएच और एलएच का इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है, पुरुषों में क्या है, महिलाओं में क्या है। ट्रिक से याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे इन चीजों को। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18वां प्रश्न, वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव के कारण ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, व्यक्ति प्राय नपुंसक एवं बांझ होते हैं, जिनको क्या कहते हैं। साथियों मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर किसी व्यक्ति में बचपन से जीएच हार्मोन कम हो जाए, बचपन से या फिर बाल्यावस्था में, तो बच्चे के अंदर एक रोग हो जाता है जिसे बोनापन कहते हैं। बोनापन कब होता है, ये बाल्यावस्था में जीएच हार्मोन की कमी के कारण बोनापन हो जाता है। ऐसे बोने मानसिक रूप से तो ठीक होते हैं, लेकिन इनमें मैंने कहा था लैंगिक विकास अच्छे से नहीं होता, तो ये या तो बांझ या नपुंसक होते हैं ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चे जो बांझ या नपुंसक होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो याद रखना साथियों इसके अंदर, लेकिन आगे प्रश्न इनसे संबंधित है तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। स्त्रियों में अभी हमने बात की थी कि स्त्रियों में एफएसएच हार्मोन जो होता है ग्राफियन पुट्टिकाओं में परिपक्वन अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। एक नाम को पकड़ लो यहां पर, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, यानी पुट्टिकाओं को प्रेरित करने के बाद उसका परिपक्व, देखिए पुट्टिकाओं को प्रेरित तो करता है एफएसएच हार्मोन और उसको परिपक्व करता है, मैच्योर करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। ये काम अंडोत्सर्ग का काम भी किसका है, एलएच हार्मोन का। और साथ में एल से ल्यूटियम बताया था, कार्पस ल्यूटियम को विकास को कौन प्रेरित करता है, तो एलएच हार्मोन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो एफएसएच हार्मोन नहीं होगा ना। और दूसरी बात, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन में जीएच और एफएसएच दोनों हार्मोन सम्मिलित होते हैं। हमारा उत्तर तो एक ही उत्तर होगा, ठीक है ना। सॉरी जीएच नहीं, एलएच और एफएसएच होते हैं, तो इसका सही उत्तर एलएच होगा, केवल ये नहीं होगा। वेसोप्रेसिन एडीएच को कहते हैं, जो आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों अगला 20वां प्रश्न, पुरुषों में शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि और शुक्राणु निर्माण। ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था, शुक्राणु नाम आते ही एस नाम आ रहा है, शुक्राणु स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म्स, और एफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये एक तो पुट्टिकाओं को प्रेरित करता है, और साथ में सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, उनसे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा एफएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एफएसएच हार्मोन। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों,
अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो प्रोटीन से कुछ ऐसे अपने हार्मोन है जो प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ वसा स्टीरॉयड हार्मोन वसा वगैरह के बने होते हैं, और कुछ वसा के प्रोटीन के व्युत्पन्न से बने होते हैं। इसमें डायरेक्टली एक एग्जाम में 12th क्लास में सीधा सीधा दे रखा है इसमें, तो ये सीधा सीधा याद रखना आप, ग्लाइकोप्रोटीन जो है प्रोटीन का ही व्युत्पन्न रूप है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है, वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। ठीक है, तो चलिए पिटोसिन क्या है? तो साथियों पिटोसिन अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीटोसिन को ही हम पिटोसिन भी कहते हैं। तो ये याद रखना, आगे ये नाम आएगा तो आगे काम में लेंगे। प्रोलेक्टिन हार्मोन, देखिए ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन का काम तो क्या होता है? दूध के निष्कासन में सहायक है, या इसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कहते हैं, या लव हार्मोन कहते हैं। प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूध के निर्माण में सहायक है, ये निष्कासन में तो ये निर्माण में सहायक है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन हमने बात की, एफएसएच हार्मोन क्या क्या काम करता है? शुक्राणु निर्माण में और साथ ही साथ पुट्टिकाओं को प्रेरित करके एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव में। 22वां प्रश्न साथियों है, किस हार्मोन को इंटरमीडियन भी कहते हैं? साथियों इंटरमीडियन का देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे अपना ये वाला पार्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक नीचे का पार्ट होता है इन्फेंटिबुलम, और उससे आगे का पार्ट होता है अपनी पीयूष ग्रंथि। एक हड्डी का खोल होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं, उस खोल में ये धसी हुई होती है अपनी एक प्रकार से, या फिर इस गुहा में पाई जाती है। ये नाम भी याद रखना है, सेला टर्सिका। हड्डियों की एक गुहा से मान लीजिए हड्डियों का एक खोल होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं, उसमें ये पाई जाती है। अब इसके भी दो भाग होते हैं अपने पीयूष ग्रंथि के भी, अगर भाग और मध्य पश्च भाग। अगर और पश्च भाग के बीच में एक भाग होता है जिसे इंटरमीडियन वाला पार्ट कहते हैं। ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है, पीछे का भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसमें मैंने आपको दो हार्मोन बताए थे, एक तो कौन सा अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा एडीएच हार्मोन। ये दो हार्मोन पीछे के भाग से स्रावित होते हैं। बाकी जीएच हार्मोन हो, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, एलएच हार्मोन हो, ठीक है ना। एक होता है अपना एड्रिनोकोर्टिको स्टिमुलेटिंग या एड्रिनोकोर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्रंथि से प्रेरित करता है। इसके अलावा अपना एक हार्मोन हो गया एमएसएच। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एमएसएच, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एमएसएच हार्मोन का निर्माण होता है बीच वाले भाग में जिसे इंटरमीडियन कहते हैं। इसलिए एमएसएच हार्मोन जो है जिसे हम कहते हैं मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, जो एक प्रकार से हमारे शरीर में जो चकते तिल वगैरह होते हैं उसमें सहायक हार्मोन जो होता है वो एमएसएच ही होता है। तो एमएसएच हार्मोन बीच वाले भाग में निर्माण होता है और स्रावित इस भाग से होता है, इसलिए ये इस हार्मोन को इंटरमीडियन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो एमएसएच हार्मोन का ऑप्शन देख लीजिए, इसमें शायद नहीं दे रखा गया, आगे देखते हैं शायद अगली वाले में होगा शायद, हाँ ये रहा। एमएसएच हार्मोन मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग या प्रेरक हार्मोन जो होता है वो एक प्रकार का इंटरमीडियन हार्मोन होता है। तो साथियों ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 12th क्लास से जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ही कम जानकारी इस टॉपिक की दी हुई है। आपको अगर सच में ये टॉपिक अच्छा तैयार करना है तो 12th की आरबीएससी की बुक में काफी अच्छा दे रखा है। हाँ मैं भी कोशिश करूंगा अपने लेवल पर जो बुक बना रहा हूं उसमें काफी अच्छे तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन करें, और थ्योरी क्लासेस में भी काफी डिटेल के साथ मैं आपको फिर से करवाऊंगा ये टॉपिक। मानव में त्वचा पर तिल बनते समय चकते बनने को प्रेरित करने वाला हार्मोन अभी हमने बात की थी। मिलेनोसाइट जो प्रेरक हार्मोन होता है ये मिलेनिन का स्राव करता है या इसको प्रेरित करता है, ज्यादा से ज्यादा मिलेनिन का उत्सर्जन होता है। एक ही स्थान पर ज्यादा एमएसएच हार्मोन स्रावित होने पर वहां पर तिल या चकता हो जाता है, तो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन ही होता है। ये मिलेनिन भी याद रखना, त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है या कौन सा रंग का कारण क्या होता है, तो मिलेनिन होता है। भिन्न को पहचानिए, इनमें से कौन सा एक हार्मोन अलग है अन्य से? तो साथियों लेक्टोजेनिक जो हार्मोन होता है, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन भी जिसे कहते हैं, ये प्रोलेक्टिन या लेक्टो, लेक्टो का मतलब भी दूध, प्रोलेक्टिन यानी लेक्टो भी दूध है, और मेमोट्रोपिक हार्मोन यानी मम्मा से याद रखना, यानी मां जो होती है वो बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, तो दूध, लेक्टो, प्रोलेक्टिन ये एक जैसे हार्मोन है। वेसोप्रेसिन हार्मोन इनमें से अलग है। वेसोप्रेसिन हार्मोन वैसे तो पश्च मस्तिष्क से पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, न्यूरोहाइपोपाइसिस से, और साथ ही साथ ये वेसोप्रेसिन हार्मोन है, ये जल का नियमन हमारे शरीर में करता है। ये 3rd ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, अभी आया है एग्जाम में। तो साथियों 25वां प्रश्न है अपना कि निम्न में गर्भाशय में स्तनों में वृद्धि और शिशु के जन्म के बाद दूध के स्त्राव को प्रेरित कौन करता है? देखिए दूध के स्त्राव को प्रेरित करना या दूध का निर्माण करने का काम अपने प्रोलेक्टिन हार्मोन का है, लेकिन उसी निर्माण होने के बाद उसको स्त्राव को यानी स्त्रावित जो हो जाता है, यानी दूध अपने स्तन ग्रंथियों में स्त्रावित होने लगता है, उसके बाद वो यानी स्तनों से बाहर निकल के बच्चा जब उसको पीता है एक प्रकार से उसका निष्कासन जो होता है। देखिए निष्कासन शब्द आपको दिया जाए तो आपको उत्तर होगा, निष्कासन अगर आपको दिया जाए तब तो उत्तर होगा आपका ऑक्सीटोसिन।
लेकिन यहां पर केवल प्रेरित स्राव को प्रस्रावित करता है और उसको प्रेरित करना, स्राव को प्रेरित करने का काम होता है लैक्टोजेनट्रोफिक हार्मोन, जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। तो ये स्राव करता है और साथ में उसका निष्कासन करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। तो थोड़ा सा अंतर है इसकी लैंग्वेज में। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकता है। हालांकि एग्जाम में अच्छी बात ये होती है कि कभी भी दो ऐसे एक जैसे जो ऑप्शन नहीं दिया जाते। पेपर में मोस्टली ऐसे विवादों से बचा जाता है जहां पर लगभग सेम सी लाइन होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसलिए आपको वैसे तो डिटेल में आपको तो पता होना चाहिए कि इसका काम तो होता है, ये दूध का निर्माण और स्राव करता है, उसका निष्कासन करने में सहायक होता है ऑक्सीटोसिन। ये निष्कासन शब्द इंपॉर्टेंट है, अगर ये आता है तो ऑक्सीटोसिन होगा, बाकी आप प्रोलैक्टिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मूत्र विरोधी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं? अपना वेसोप्रेसिन को ही एडीएच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन हार्मोन करते हैं। डाययूरेटिक पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे अपन चाय पीते हैं, कॉफी है, शराब है, इनको पीने पर व्यक्ति में मूत्र की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वो मूत्र का उत्सर्जन, जो पानी का नियमन होता है, पानी को कंट्रोल करना होता है, वो कम से कम होता है। अपने शरीर में एक हार्मोन है जो जल का नियमन करता है। इसका काम क्या होता है? जल का नियमन करना। और इस हार्मोन का अन्य नाम क्या है? वेसोप्रेसिन हार्मोन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, बता दिया प्रसव पीड़ा में सहायक है। इसके अलावा अपना पिटोसिन किस हार्मोन को कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी कहते हैं। कैल्सिटोनिन आगे हम बात करेंगे अपनी थायराइड ग्रंथि से संबंधित, तब इसकी डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट है, अगला अपना है प्रश्न 27वां, प्रसव के समय प्रसव पीड़ा और गर्भाशय की दीवारों में अनैच्छिक पेशियों के संकुचन से, अभी बताया था मैंने, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका सही आंसर। थायराइड ग्रंथि के बारे में असत्य कथन, यह ग्रंथि द्विपालिक, दो पालियों में बटी होती है, बिल्कुल एच आकृति की प्रतीत होती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर, सबसे बड़ा अंग पूछे तो आपको त्वचा, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तब होगी कौन सी? थायराइड ग्रंथि। इसका भार औसतन लगभग 25 ग्राम होता है और पुरुषों में तुलना में स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है। वृद्धावस्था में यह बहुत बड़ी हो जाती है, नहीं, वृद्धावस्था में यह भी आकार में सिकुड़कर छोटी हो जाती है, यह बात गलत है। वृद्धावस्था आते आते ये आकार में बड़ी नहीं होती, ये आकार में क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वृद्धावस्था में इसका आकार बढ़ता नहीं है, ये क्या हो जाती है? वृद्धावस्था में छोटी होने लगती है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि में सी कोशिकाओं किस हार्मोन का निर्माण करती है? देखिए, थायराइड ग्रंथि से अपनी मुख्य रूप से हम तीन हार्मोन पढ़ते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। थायराइड ग्रंथि से जो सामान्य हम पढ़ते हैं वो होता है T4 हार्मोन, जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। टेट्रा आयोडोथायराइड बोलते हैं, यानी जो आयोडीन की यदि 4 अणु हो तो उसे हम कह देते हैं T4, और अगर आयोडीन के 3 अणु हो तो उसे हम T3 हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा विशेष प्रकार की सी कोशिकाएं पाई जाती है जिससे एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम कहते हैं अपना कैल्सिटोनिन। ये देखिए आगे दे रखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना 30वां, मेंढक के टेडपोल लार्वा में वयस्क में कांतरण। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, मेंढक की जो हम बात करते हैं लार्वा अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं टेडपोल। टेडपोल, इस टेडपोल जो लार्वा होता है अपना मेंढक का, टेडपोल जो लार्वा के अंदर कायांतरण की प्रक्रिया होती है, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं जिसे, कायांतरण की प्रक्रिया होती है मेटामॉर्फोसिस। इस प्रक्रिया के दौरान ही क्या होता है कि जो लार्वा टेडपोल अवस्था होती है वो वयस्क मेंढक में बदलता है, और इसमें एक हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है जिस हार्मोन को हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। यदि मेंढक को ऐसे तालाब में रखा जाए जहां पर आयोडीन की कमी हो, यह भी आया हुआ प्रश्न है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? तो उसमें कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि आयोडीन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आयोडीन के अणु अगर होते हैं तो उसमें वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। थायरोक्सिन ना होने के कारण उस मेंढक में कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी, वो वयस्क मेंढक में नहीं बदलेगा। तो कायांतरण की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और ये कायांतरण की प्रक्रिया मोस्टली किसमें? टेडपोल लार्वा से वयस्क मेंढक में बदलने में सहायक होती है, और आयोडीन किसमें इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है अपना, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य क्या है? तो कौन सा, देखिए इनमें से कार्य कौन कौन से थायरोक्सिन हार्मोन के काम है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है हमारे शरीर में मुख्य रूप से, हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है जिसमें उपचय प्लस अपचय, चीजों का जुड़ना और चीजों का टूटना या अलग अलग होना या फिर मिलकर एक होना, ये सारी घटनाएं मिलकर हमारे शरीर में उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म करती है। कई बार हम कहते हैं कि हम खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन वो शरीर में असर नहीं करता, तो उसमें का मतलब उस व्यक्ति की जो उपापचय दर है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होती है, BMR बोलते हैं जिसे, आगे आएगा ये BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है। उपापचय दर जो होती है वो सही से काम नहीं करती, तो शरीर अधिक खाना खाकर भी थकान सी रहती है, यानी वो शरीर में ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर नहीं हो पाता, ऊर्जा नहीं बन पाती उसकी।
पहली बात तो ये ऑक्सीकारक उपापचय को बढ़ाकर कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की दर, बिल्कुल यदि जो उपापचय क्रिया होगी तो अगर सही से शरीर में उपापचय क्रिया होगी तो शरीर में एनर्जी बनेगी तो ऊर्जा को बढ़ा देता है। और ये बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है उसी में वृद्धि कर देता है, उपापचय दर में वृद्धि करता है। तंत्रिका स्राव रसायन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, आगे जाके इनके बारे में बात भी करेंगे हम। इस हार्मोन को एक प्रकार से जीवन की रफ्तार देता है हमें शरीर को। एक प्रकार से अगर शरीर में ऊर्जा मिलेगी तो शरीर अच्छे से काम करेगा, जीवन को एक रफ्तार मिलेगी। इसलिए शरीर में दो हार्मोन और भी होते हैं जो शरीर में जीवन की रक्षा करते हैं या जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं या आपातकाल स्थिति में हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। वो हार्मोन है अपने एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ये इसके स्राव को भी बढ़ा देता है एक प्रकार से। इस हार्मोन के कारण ये शरीर में तेज हो जाता है। इसका ज्यादा स्राव होने पर शरीर में एड्रेनलिन वगैरह का स्राव अधिक हो जाता है, जो एक प्रकार से आपातकाल स्थिति में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा अधिक देना, उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करना और एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को बढ़ा देना, ये सारे के सारे काम किससे संबंधित है? अपने थायरोक्सिन से संबंधित है। नेक्स्ट, बचपन में थायरोक्सिन की कमी होने वाला रोग है। थोड़ी देर पहले बताया था साथियों, अगर बचपन में ही किसी व्यक्ति में, देखिए एक रोग होता है जिसे जड़ मानवता कहते हैं। आपने अगर साइकोलॉजी में एक बुद्धि पढ़ी होगी, जड़ बुद्धि, सबसे जिसे जड़, मूड, मूर्ख, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने नाम पढ़े हुए कई। जड़ बुद्धि जिसे हम सामान्य भाषा में इडियट बोलते हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि 0 से लेकर 25 तक होती है, जो बिल्कुल भी किसी चीज को समझ नहीं पाता, ऐसे व्यक्ति को क्रिटिनिज्म या हम कहते हैं जड़ मानवता। जिसकी मंद बुद्धि के साथ साथ हाइट कम हो, बचपन से अगर उसमें थायरोक्सिन का स्राव कम हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की हाइट भी कम होती है और वो मंद बुद्धि होता है, तो ऐसे बच्चे जड़ मानव कहलाते हैं। इसके अलावा मिक्सिडीमा क्या है? आउटू अल्पक्रियता। साथियों, अगर किसी व्यक्ति में थायरोक्सिन का स्राव क्या हो जाए? कम। साथियों, मिक्सिडीमा में क्या होता है कि देखिए, जिस प्रकार से जड़ मानवता बचपन से अगर किसी बच्चे में अगर कम रह जाए अगर थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक वैसे ही अगर ये चीज वयस्क के अंदर पाए जाए तो एक प्रकार से उसमें त्वचा मोटी होने लगती है, शरीर रूखा सूखा से त्वचा रूखा सूखा होने लगती है। तो ये सारी जो घटनाएं होती है, इस रोग को हम कहते हैं आउटू मान्यता है मिक्सिडीमा। ये किसके कारण होती है? ये होती है वयस्क अवस्था में थायरोक्सिन की कमी से, ये बचपन में अपने थायरोक्सिन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गलकन रोग। ये हम सब जानते हैं, गलकन घेंगा रोग क्या होता है? थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलकन या घेंगा, जिसमें गला या थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो इसे हम गलकन या घेंगा या गाइटर रोग कहते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन आयोडीन, या याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है? आयोडीन तत्व है। ठीक है। और हाशिमोटो का रोग क्या है? हाशिमोटो का रोग साथियों क्या होता है कि किसी व्यक्ति में यदि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है या थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में बाहर से जो एंटीबायोटिक दवाई ली जाती है, यानी इसके उपचार के लिए जो दवाई ली जाती है, कई बार वो दवाएं जो होती है वो शरीर में थायराइड ग्रंथि में, यानी हमारा शरीर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये थायराइड ग्रंथि है, हमने कोई दवाई ली, वो दवाई यहां पर असर करने के लिए काम कर रही थायराइड ग्रंथि पर। कई बार हमारा शरीर उस दवाओं को एक प्रकार से एंटीजन समझ लेता है और उस एंटीजन के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाकर उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण कई बार वो पूरी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। तो इसलिए इस रोग को हम कहते हैं थायराइड की आत्महत्या, यानी हाशिमोटो को रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। तो याद रखना ये एक प्रकार की सुसाइड है थायराइड ग्रंथि की। जैसे हमने कोशिका में पढ़ते हैं आत्मघाती थैली कौन सी होती है? अपनी लाइसोजाइम। ठीक वैसे ही ये थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कौन सा रोग है? हाशिमोटो का रोग। यानी हंसते हंसते जो व्यक्ति था, मोटा व्यक्ति था, उसने हंसी हंसी में कोई दवाई ली और हंसी मजाक में वो दवाई लेने से यानी थायराइड ग्रंथि को प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रकार से यानी डॉक्टर की देख रेख में दवाई लेनी चाहिए। ये मतलब एक प्रकार से याद रखने का एक तरीका हो सकता है आपका कि हाशिमोटो का रोग थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। गलकन रोग भी इसके कमी से होता है। एक नेत्र गलकन रोग अलग होता है, वो जीएच इसकी अधिकता से होता है, थायरोक्सिन की अधिकता से होता है। नेत्र गलकन रोग वो अलग रोग है। तो ये याद रखना, आपको चारों चीजें वैसे कमी से होती है और उसके उपचार वगैरह में जो कई बार ये इसमें आत्महत्या वाला प्रश्न आ सकता है। कौन सा रोग प्रौढ़ व्यक्तियों में थायराइड के अल्प स्राव के कारण होता है? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने कि वयस्क अवस्था में यदि थायरोक्सिन की कमी हो, और यहां पर पूछा है प्रौढ़ व्यक्ति में थायराइड में अल्प स्राव से पूछा है। तो याद रखना कि प्रौढ़ में पूछे तो आपको मिक्सिडीमा करना है और कमी बचपन में पूछे तो आपको क्रिटिनिज्म करना है। मैं जानता हूं साथियों आपके कई ऐसे रोग हैं जो आपको मिक्स हो सकते हैं, उनको एक बार एक साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इससे पहले हमने जीएच हार्मोन पढ़ा। जीएच में दो अवस्थाएं अलग अलग आपको याद रखनी है। एक तो बचपन की अवस्था जिसे हम कह सकते हैं चाइल्ड, एक है मेच्योर यानी वयस्क अवस्था। चाइल्ड वाला है, मेच्योर अवस्था, दो अवस्थाएं हैं। चाइल्ड वाले में भी दो चीज याद रखना, एक तो होता है कमी से, एक होता है अधिकता से। ठीक वैसे ही मेच्योर में भी दो टाइप की आपको चीजें याद रखनी है, एक तो अधिकता से और एक कमी से। अगर किसी बच्चे में यानी बचपन से ही हम जीएच हार्मोन की कमी हो तो उससे ड्रॉफिनिज्म या बोनापन रोग हो जाएगा।
बोनापन। बोनापन रोग कब होता है कि किसी भी बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर जीएच हार्मोन की बचपन से कमी हो तो उसे बोनापन हो जाएगा। और बचपन से जीएच हार्मोन का अधिक स्राव हो रहा है तो उसे जाइंटिनिज्म, या फिर हम कहते हैं अग्रायती कायता या भीम कायता कहते हैं, जिसे हम जाइंट कहते हैं, जाइंट। ठीक है, जाइंट। ये बात हो गई अपनी बच्चे में। इसके अलावा अगर हमने बात की थी एक्रोमिकेली, एक्रो या एग्रो से याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा, एग्रोमिकेली। ये कब होती है? एक्रो या एग्रो, ग्रो होती है जब, कब? मेच्योर अवस्था में जब ग्रो हो जाए, अधिक जीएच हार्मोन ज्यादा बनने लगे तो उससे रोग हो जाता है एक्रोमिकेली। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था आपको, शरीर में जैसे जबड़ा वगैरह बाहर निकला हुआ, शरीर बेडोल होने लगता है, ठीक वैसे ही मेच्योर अवस्था में जीएच हार्मोन का स्राव कम हो जाए, कम होने पर एक रोग हो जाता है जिसे साइमंड रोग या साइमंड याद रखना, जिसे साइमंड रोग कहते हैं। कम उम्र में ही बुढ़ापा नजर आने लगता है इसमें। ये चारों के चारों रोग जीएच हार्मोन से संबंधित है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कौन से दूसरे की, जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होता है उसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। अब इसमें भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई कि थायराइड ग्रंथि के कमी से दो हार्मोन, हम यहां पर कमी से दो चीजें याद रखना। बच्चे में अगर, चाइल्ड में अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बने तो उसको हम कहते हैं मिजेट्स या मिजेट्स। ये मिजेट्स होते हैं ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं और साथ में उनकी हाइट भी कम होती है। तो ये जो मिजेट्स है ये तो होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से उस चाइल्ड के अंदर। और ठीक वैसे ही मेच्योर व्यक्ति के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बने तो इसे हम फिर क्या कहते हैं, यहां उसको हम कहते हैं मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा। ये मैंने सारी की सारी चीजें एक साथ लिखी है। आई होप आपको अब इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले यही चीजें हैं कि कमी से, अधिकता से, नाम भी इतने सारे, 6 नाम एक साथ आपके सामने। थोड़ा सा बस यहां पर अंतर चाइल्ड का और मेच्योर का हो जाता है, बाकी इतना कुछ हार्ड इनमें है नहीं। आप एक बार इस सारणी को अच्छे से समझें तो आप अच्छे से सभी का उत्तर कर सकते हैं। गलकंड बता दिया, ये सारा मैंने आपको बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट है गलकंड के बारे में असत्य कथन है। देखिए गलकंड के बारे में पूछा है, थायराइड ग्रंथि आकार में फूलकर बड़ी हो जाती, सही बात है। भोजन में आयोडीन की अधिकता के कारण होता है। तो साथियों ये बात करते हैं गलकंड रोग भोजन में आयोडीन की अधिकता के कारण नहीं होता, ये कमी के कारण होता है। अगर आयोडीन कम खाएंगे तो आयोडीन कम खाने से शरीर में थायरोक्सिन कम बनेगा, थायरोक्सिन कमी से क्या हो जाएगा, अपने गलकंड रोग हो जाएगा। प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में यह रोग अधिक होता है। बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर पानी के अंदर आयोडीन की कमी होने के कारण यह रोग पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। ऐसे रोग जो एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, ऐसे रोगों को एंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक यानी उनका एंड एक ही जगह पर हो जाता है, एंडेमिक रोग। जबकि ऐसे रोग जो पूरे विश्व भर में फैल जाते हैं उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। जैसे कोरोना फैला था अपना, जिस प्रकार से इसी एक विशेष क्षेत्र में उसे एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। ये रोगों की कुछ प्रकार हैं, क्षेत्र विशेष में फैलने के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे एंडेमिक रोग कौन सा है, एक एग्जांपल पूछा जाए तो एक प्रकार से जो गलकंड रोग है एक प्रकार का वो एंडेमिक रोग है। कैसे? क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में पहाड़ी इलाकों में वैसे स्थानों पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे रोगों को हम कैसे, दूसरी बात ये फैलने वाला रोग नहीं है। जब कोई भी पोषण की कमी से कोई रोग होता है तो वो कोई फैलने वाला ट्रांसमिटेड रोग नहीं होता। वो जैसे अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो आपके पास में बैठने वाले को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रोग पोषण की कमी से, जितने भी रोग हम पढ़ते हैं विटामिन में, भोजन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, ये सारे के सारे रोग क्या होते हैं, एक व्यक्ति विशेष तक होते हैं और एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले रोग को एंडेमिक रोग भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस रोग में थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? तो अभी बताया था हाशीमोटो को रोग है, तो हंसते हंसते वो क्या हो गया, मोटा व्यक्ति की कोई क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, हाशीमोटो का रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित नहीं होता? ये प्रश्न करने के लिए आपको प्रश्न का मतलब सभी का पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन अग्रभाग से होता है, कौन सा नहीं। मैंने आपको याद है तो आपको सारे बताए, जीएच हार्मोन, एचटीएच, ठीक है ना, एड्रीनोकोर्टिको थायराइड हार्मोन, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, इसके अलावा टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा जो प्रोलेक्टिन हार्मोन, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक इंटरमीडिएट हार्मोन है जो यहीं से स्रावित होता है, एमएसएच हार्मोन। ये सारे के सारे अग्रभाग से हम कह सकते हैं अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन है। इसके अलावा बच गए जो पीछे वाले हार्मोन, तो दो ही हार्मोन आपको याद रखने, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच। ये दो हार्मोन ऐसे जो पश्च भाग से स्रावित होते हैं, कौन सा, एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। बाकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग
सोमेटोट्रोफिक हार्मोन जिसे जीएच हार्मोन भी कहते हैं, ये अग्रभाग से होता है। एफएसएच जिसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये भी अग्रभाग से होता है। कौन सी ग्रंथि बच्चे में वयस्क की तुलना में अधिक विकसित होती है? तो छोटे बच्चे में मैंने बताया था, देखिए हृदय के पास एक ग्रंथि पाई जाती है जो बच्चे में अधिक विकसित होती है, और जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं वो आकार में सिकुड़कर बहुत ज्यादा छोटी या विलुप्त हो जाती है, तो वो ग्रंथि अपनी थाइमस ग्रंथि होती है। एड्रिनल हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, एड्रिनलिन को, सॉरी। देखिए मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कुछ, कि जो अपना एड्रिनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि 3F का मतलब होता है फियर, फाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या है? फियर का मतलब डरना, यानी किसी चीज से अगर देखिए एड्रेनलिन का मुख्य रूप से काम होता है आपातकाल स्थिति में, यानी इमरजेंसी में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देना। या तो व्यक्ति डरेगा या उससे लड़ेगा, या फ्लाइट का मतलब यहां भाग जाने से है। इसे लड़ो या मरो, करो या मरो हार्मोन, डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं। कौन से हार्मोन को? एड्रेनलिन हार्मोन को। इसके अलावा इसी हार्मोन को 4S के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि S का मतलब यहां पर होता है स्ट्रेस, सॉल्ट, ठीक है, शुगर, और S का मतलब है सेक्स। ये 4 विभिन्न अवस्थाओं में भी सेक्रेट होता है ये हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। तनाव की स्थिति में आप कई बार देखते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है, टेंशन लेने से उसको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस का संबंध हमारे बीमारियों से कैसे हो जाता है? ये सारा का सारा सिस्टम हमारे हार्मोन्स के कारण होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी चीजों को हम देखते हैं, कि देखिए यही बात होती है कि पॉजिटिव क्यों सोचना चाहिए इतना ज्यादा, क्योंकि शरीर में जो तंत्रिका तंत्र और हमारा हार्मोन का जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से भी कंट्रोल होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमारे शरीर में दिनचर्या चलती रहती है, वैसा ही हमारे शरीर में हार्मोन सीक्रेट होते हैं और शरीर को वैसा ही रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसलिए याद रखना, 3F और 4S हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। इसे आपातकालीन हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, तो यहां पर पूछा गया था कौन सा नहीं है? फियर है, फाइट है, फ्लाइट है, फोकस नहीं है। फोकस करने का कोई 3F का मतलब नहीं है। इंसुलिन हार्मोन अल्पस्राव से एक अंतस्राव हार्मोन एक है, यानी इंसुलिन हार्मोन अंतस्राव हार्मोन है। तो किस प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन? तो साथियों, इंसुलिन जो होता है ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। नॉर्मली मैंने कहा था कि प्रोटीन के व्युत्पन्न से भी कुछ हार्मोन बने होते हैं, तो ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये एक प्रकार से अपने प्रोटीन के व्युत्पन्न से बना हार्मोन होता है इंसुलिन। यह पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो पादपों में गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है अपना एथिलीन। देखिए पादपों में मुख्य रूप से अगर हार्मोनों की बात करें तो दो चार ही हार्मोन है जो आपको याद रखने चाहिए, और इनको ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना, आपको सिंपल इनकी बातें पता होनी चाहिए। जैसे एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल का काम क्या होता है? ये वृद्धि निरोधक हार्मोन, एक प्रकार से वृद्धि को रोकता है। जैसे सूखे वगैरह में ऐसे जगह पर जो पादप बनते हैं वहां पर मुख्य भूमिका होती है एब्सिसिक एसिड की। ऑक्सीन, देखिए ऑक्सीन वगैरह होता है ये पादप के अग्र भाग में ऊपर की ओर पाया जाता है, जो पादप की ऊपर की ओर ग्रोथ में मदद करता है, शीर्ष भाग में पाया जाता है ऑक्सीन, ठीक है ना। इसके अलावा जिब्रेलिन वगैरह भी पादपों के बीच बीच में पाए जाते हैं, जो इसके पार्श्व पार्ट की वृद्धि में मदद करते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन। एक होता है साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब भी आप समझ रहे हो, साइटो का मतलब होता है कोशिका, और काइनिन का मतलब काइनेसिस की प्रक्रिया, यानी विभाजन की प्रक्रिया। ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। एफसीसी का मतलब ये रोकता है वृद्धि को, बाकी सभी देखिए वृद्धि करने वाले हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन पूछा जाता है कि पादपों में वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एब्सिसिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन, इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, साइटोकाइनिन हार्मोन है, अभी बताया था मैंने आपको। तो ये आपको 5 नाम ही पता होने चाहिए, कोई ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आते, ये कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कौन सा हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए साथियों, वैसे तो एसिटिलीन जो हार्मोन है, ये एसिटिलीन जो हार्मोन होता है अपने, सॉरी यहां पर पादप मुख्यतः पूछा है, कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्व में उत्तरदायी होता है? तो इसमें होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का मुख्य काम क्या होता है? फलों को पकाने में काम में ले जाता है एसिटिलीन का, ठीक है ना। इसके अलावा एथिलीन जो होता है वो गैसीय रूप में होता है, उसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर उत्तर ऑप्शन के आधार पर एसिटिलीन होगा। पादप हार्मोन और उनके कार्यों का असुमेलित युग्म है, कौन सा? देखिए सुमेलित है, कौन सा असुमेलित है?
एब्सिसिक एसिड अभी बताया था हमने कि ये वृद्धि को अवरोध करता है, वृद्धि को रोकता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीन शिखर भाग में मैंने कहा था किसी भी पादप का जो ऊपर का पार्ट है ये वाला पार्ट है, तो ये पार्ट जो ग्रोथ करने में मदद करता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित होता है, तो यहां पर पूछा है कौन सा असुमिलित है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो असुमिलित है, इनमें से कोई नहीं होगा उसका उत्तर। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे के परिस्थितियों में किस प्रकार पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं? देखिए सूखे से बचने के लिए यानी पानी का उत्सर्जन कम से कम हो तो वो अपनी ग्रोथ को रोक लेगा। रोकने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? तो एब्सिसिक एसिड चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा एब्सिसिक अम्ल। साथियों नेक्स्ट है अपना, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का विनिमय करता है? हमारे शरीर में कैल्शियम या हड्डियों से संबंधित जो मुख्य हार्मोन है वो अपनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जिसे पैराथार्मोन या पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, पैराथायराइड हार्मोन। अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर बता देता हूं, जो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और फॉस्फेट के अवशोषण को कम कर देता है, PO4 को। इसके जस्ट विपरीत एक हार्मोन भी काम करता है हमारे शरीर में जिसे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन यानी कैल्शियम जो है उसको शरीर से बाहर निकालना है, कैल्शियम को बाहर निकालना है, कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ा देता है और फॉस्फेट के उत्सर्जन को कम करके यानी फॉस्फेट का अवशोषण बढ़ा देता है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक दूसरे के जस्ट उल्टे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन अपनी हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा यानी उत्सर्जन कम होने देगा कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम हड्डियों को चाहिए हमें। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि हड्डियों से संबंधित और हड्डियों के लिए चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम के अवशोषण को एक चीज का आप मान याद रख सकते हो तो चारों चीजें अपने आप याद हो जाएगी कि कैल्शियम को अवशोषण को कौन बढ़ाता है? पैराथायरॉयड। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है सी कोशिकाओं से, उसका काम कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाना है या उसके अवशोषण को कम करना है। एक प्रकार से ये अवशोषण को बढ़ाता है तो ये कम करता है या उत्सर्जन को बढ़ाता है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो अपना प्रश्न है, गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करने में सहायक हार्मोन। देखिए साथियों गंध से संबंधित जो मैंने आपको बताया था विशेष प्रकार की गंध से आकर्षित होने के लिए फिरोमोन्स का उपयोग किया जाता है। कुछ कीटों के अंदर ये पाया जाता है फिरोमोन्स वगैरह, तो ये जो आकर्षित करने के लिए जीवों को या फिर विशेष प्रकार के कुछ पदार्थ होते हैं या हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट, गाय भैंस को अधिक दुधारू बनाने के लिए कौन से हार्मोन का? अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय के लिए कौन सा हार्मोन? तो अभी मैंने बताया था कि शरीर में उपापचय क्रियाएं जो होती है प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, तो उसका इंपॉर्टेंट काम अपनी थायराइड ग्रंथि का होता है। बेमेल को छांटना है साथियों। यहां पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था टिटेनी रोग किससे संबंधित है? तो देखो टिटेनी का संबंध अपनी हड्डियों से होता है। टिटेनी रोग और ओस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है ये अपनी पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित है। दोनों ही रोग है अपनी हड्डियों से संबंधित है। टिटेनी थायराइड से ना होकर पैराथायराइड से होता है, तो ये असत्य है। बाकी बात करते हैं मिजेट्स का मतलब जो बोने रोग होते हैं जिसमें एक प्रकार से नपुंसक और बोने जो रोग होते हैं उसे मिजेट्स कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। जीएच हार्मोन की कमी से जो बोनापन होता है उसे मिजेट्स, ऐसे बोने क्या कहलाते हैं? मिजेट्स कहलाते हैं। और इस रोग को ड्राफिनिज्म या फिर हम कहते हैं बोनापन कहते हैं। हाशीमोटो का जो रोग होता है ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है जिसमें थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। क्रिटिनिज्म रोग, तो क्रिटिनिज्म मैंने आपको बताया था कि ऐसे बच्चे जिनकी हाइट भी कम हो और जिनमें साथ साथ हाइट कम होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हो, ऐसे बच्चे क्रिटिनिज्म कहलाते हैं। और ये क्रिटिनिज्म रोग कहलाता है। इसमें कौन सा रोग किससे संबंधित है? अपनी थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन की कौन सी धातु होती है? तो साथियों इंसुलिन में पाया जाता है अपना जिंक, जस्ता, जिंक पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B12 का भी प्रश्न कई बार आता है, तो इसमें पाई जाती है कोबाल्ट। अपने रक्त में पाया जाता है लोहा, वो भी Fe+2 अवस्था के अंदर। ठीक है, हड्डियों में कैल्शियम वगैरह होता ही है। तो ये चलिए तत्व वगैरह के पोषण वाले में बात करेंगे। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहां होता है? तो अपने अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन का हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन विटामिन डी का निर्माण करने में, अस्थियों के निर्माण में सहायक है। तो देखो विटामिन डी हड्डियों से संबंधित, और हड्डियों से संबंधित ग्रंथि कौन सी? पैराथायराइड, तो पैराथार्मोन। ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है, तो साथियों ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है, देखिए मैंने आपको कहा था कि पैराथायराइड की कमी से तो रोग हो जाता है अपना कौन सा? पैराथायराइड की कमी से होता है टिटेनी, और पैराथायराइड की अधिकता से अपना रोग हो जाता है जो पैराथार्मोन होता है उसकी अधिकता से। ठीक है, पैराथार्मोन के अतिस्राव से ये रोग हो जाता है अपना कौन सा? ओस्टियोपोरोसिस रोग। नेक्स्ट, थाइमस ग्रंथि के बारे में असत्य कथन। थाइमस जो ग्रंथि होती है इसके बारे में असत्य बताना है। प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग माना जाता है। बिल्कुल, थाइमस ग्रंथि अपने शरीर के अंदर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, उनका प्रशिक्षण केंद्र भी है। ये अपने शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है।
टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र भी है। यौवन अवस्था के पश्चात इसके आकार में लगातार वृद्धि होती है, ये बात असत्य कथन है। इसके आकार में लगातार क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन है, बिल्कुल थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। पीनियल काय के बारे में असत्य कथन। पीनियल ग्रंथि जो अपने मस्तिष्क में पाई जाती है, इसका विकास भ्रूणी एक्टोडर्म से होता है। साथियों वैसे तो मोस्टली अपने जितने भी हार्मोन्स या सॉरी जितनी भी ग्रंथियां होती है या अंतस्रावी तंत्र होता है, वो मुख्य रूप से अपना कौन सा होता है, एक्टोडर्म से संबंधित ही होता है। इस ग्रंथि द्वारा मिलेटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्रंथि से बिल्कुल एक हार्मोन होता है मिलेटोनिन, ठीक है ना। ये काम क्या करता है, देखिए पीनियल ग्रंथि को शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में डेली लाइफ का जो रूटीन होता है, डेली लाइफ की जो अपनी जो लाइफस्टाइल होती है, कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, अपने आप शरीर को जो एक प्रकार से अंदर से एक प्रकार से जो घड़ी की तरह काम करता है, कब कौन सा काम कैसे शरीर को करना है। इसलिए इसे शरीर की तीसरी आंख, जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, शरीर की आत्मा भी कहते हैं इसे। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, लैंगिक जैविक घड़ी की भांति काम करती है, बिल्कुल लैंगिक विकास में भी सहायक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा अपना असत्य कथन पूछा है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो इनमें से कौन सा हो, असत्य कथन हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। 56 अग्नाशय ग्रंथि के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है उसमें से कौन से असत्य कथन, ये मुख्य पाचक ग्रंथि है जो भोजन के पाचन के लिए अग्नाशय रस का स्राव करती है, बिल्कुल, क्योंकि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम का भी स्राव करती है, तो भोजन के पाचन में भी सहायक है। हल्के पीले रंग की, बिल्कुल गुलाबी रंग की चपटी अनियमित आकार की होती है, इस प्रकार से आप देखा होगा, हल्की पीली सी या हल्की चपटे पत्ते के आकार से अनियमित आकृति की होती है। वयस्क व्यक्ति में इस ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी कहते हैं और मानव में 15 सेंटीमीटर लंबी और इसका वजन लगभग 85 ग्राम होता है। ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत है साथियों। जीवन की जो बुद्धिमानी है वो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित होती है। एड्रिनल ग्रंथि को हम बुद्धिमानिता से संबंधित जोड़ा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि एक अलग है। तो इसमें इसका सही आंसर सी होगा, यह असत्य कथन है। लेंगरहैंस की दीपिकाओं में पाए जाने वाली कोशिकाओं को स्रावित हार्मोन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है। ये बीटा कोशिकाओं वाला कई बार प्रश्न आता है। बीटा कोशिकाओं से किसका स्राव होता है, इंसुलिन का, ये बहुत बार आता है प्रश्न। इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथियां करती है, तो कौन सी ग्रंथियां करती है, बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन। तो बिल्कुल सभी कथन क्या है, इसमें सत्य कथन है, यानी सभी सुमेलित है। तो मेरे तो पूछा है ना इसमें। हाँ, अगला प्रश्न है अधिवर्क ग्रंथि के बारे में असत्य कथन। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है अपनी साथियों, एड्रिनल ग्रंथि जिसे हमारे शरीर की मुख्य रूप से हम करो या मरो हार्मोन जो एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है। एड्रिनल के भी वैसे दो भाग होते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अगर किडनी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ को याद हो, बाहर का पार्ट हमने कोर्टेक्स कहा था, बीच का भाग मेडुला कहा था। ठीक वैसे ये भी ऊपर से टोपीनुमा संरचना की इस प्रकार से, अगर आपको सिंपल बताऊं, ऊपर से इस प्रकार से संरचना इसकी टोपीनुमा, यानी ऊपर का पार्ट हम कोर्टेक्स और मध्य का भाग हम मेडुला कह सकते हैं। इसमें भी कोर्टेक्स पार्ट से और मेडुला पार्ट से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। इसका जो कोर्टेक्स पार्ट होता है उससे वैसे तो 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, मुख्य रूप से 3 टाइप के। कौन कौन से, मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और तीसरा होता है इसमें से कुछ मात्रा में सेक्स हार्मोन भी स्रावित किए जाते हैं। यही कारण है कि कई बार आपने देखा होगा कि देखिए वैसे तो वर्षण है उसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो दाढ़ी मूछ का आने का कारण है एक प्रकार से, लेकिन कई बार आपने महिलाओं में भी देखा होगा कि अधिक उम्र पाने के बाद कुछ महिलाओं में दाढ़ी मूछ देखने को मिलती है। वो वे कैसे, अब जैसे वर्षण है ही नहीं जब महिलाओं में, तो वो कैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन सकता है। तो साथ ही कुछ मात्रा में ये अपनी जो कोर्ट इसमें अपनी जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से कुछ मात्रा में सेक्स हार्मोन भी स्रावित किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पुरुषों में भी महिलाओं जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं, वो भी किस हार्मोन के कारण, इस सेक्स हार्मोन के कारण, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन जैसे, प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन भी बनते हैं पुरुषों में भी, और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे पदार्थ भी बनते हैं, लेकिन ये कुछ मात्रा में ही बनते हैं। अधिक बनने पर ये विपरीत लिंग वाले इसमें गुण आने लगते हैं। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं ये ग्लूकोज वगैरह की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, और दूसरा मिनरेलोकोर्टिकोइड मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कार्टिसोल वगैरह उनमें जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है। मेन अपना है जो मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला पार्ट से 2 हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। इस एड्रिनलिन का इंपॉर्टेंट काम है इसे करो या मरो, 3F फियर फाइट फ्लाइट, और 4S अपने स्ट्रेस, शुगर, साल्ट और सेक्स हार्मोन भी इसे कहते हैं। इसमें ये देखिए प्रत्येक वर्ग में बिल्कुल सिरे पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, किडनी के सिरे पर बिल्कुल होती है, और इसका इसे रंग की भूरे रंग की है, पीले भूरे रंग की होती है, बिल्कुल सही बात है। इस ग्रंथि का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म से और एक्टोडर्म से होता है, बिल्कुल ठीक है ना। इसके मेसोडर्म और एक्टोडर्म दोनों से इसका निर्माण होता है। प्रत्येक वजन, इसकी ग्रंथि का वजन जो होता है वो 40 से 60 ग्राम, साथियों 40 से 60 ग्राम ना होकर वो लगभग 4 से 6 ग्राम ही होता है। हालांकि ऐसे डिटेल में इतने ज्यादा प्रश्न नहीं आते, ऐसे प्रश्न बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है
ताकि वो स्टूडेंट जो अच्छे से डिटेल में पढ़कर आए हैं उनको 1-2 प्रश्नों का बेनिफिट हो। हालांकि इतनी ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं बनाए जाते, सत्य असत्य में जानबूझ के ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं ताकि पूरे में से पूरे प्रश्न बनाने पर पता चले कई बार कि पेपर में किसी ने चीटिंग की है या नहीं की उत्तर देखकर। वयस्क व्यक्ति में इसे जीवन की बुद्धिमानी कहते हैं। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पर से प्रश्न आया था, ये 12th क्लास की आरबीसी में साफ साफ लिखा हुआ है। एड्रेनल ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानिता भी कहते हैं। ये अपनी बुद्धिमानी में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि आपातकाल स्थिति में मस्तिष्क को किस प्रकार से काम करना है, उस समय क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार होती है। अधिवर्ग को 4S कहते हैं, और 4S में इसका मतलब क्या नहीं है, शुगर है, सॉल्ट है, स्टिमुलेशन नहीं है, उत्प्रेरित करना नहीं है। इसका 4S का मतलब आपको बताया था, शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस और सेक्स, ये 4 होती है, स्टिमुलेशन नहीं होता। कौन सा हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? तो साथियों अंडाशय द्वारा देखिए एस्ट्रोजन का स्राव होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? तो मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन जो पुट्टिकाएं होती है, एस्ट्रोजन जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय में पुट्टिकाएं होती है और पुट्टिकाओं प्रेरित होने के बाद एस्ट्रोजन का स्राव करती है। प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं, ये भी अंडाशय के अंदर ही बनते हैं। कब? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के बाद एक संरचना बनती है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होते हैं ये दोनों हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम से, और ये स्रावित होता है पुट्टिकाओं से। पुट्टिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है, ठीक है ना। अब सीधे अंडाशय से। नेक्स्ट है अपना एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन पुरुषों में बनता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है एंड्रोजन हार्मोन। तो इसलिए याद रखना एंड्रोजन हार्मोन किस में नहीं पाए जाते, अंडाशय से स्रावित नहीं होते। तो साथियों इस प्रकार से आज अपने टेस्ट को हमने कंप्लीट किया है। ये सभी उत्तर आपको साथ में दिए जाते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देता क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में करवाए जाते हैं। पूरी पीडीएफ आपको साथ में टेस्ट के साथ पीडीएफ में मिलेगी। जो भी बुकलेट है वो भी साथ में आपको दी जाती है तैयारी के लिए। आप अपने लेवल पर तैयारी कर आप टेस्ट देते हैं। पढ़ने के बाद अगर आप ये वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए पहले टॉपिक को तैयार कीजिए, अपने लेवल पर टेस्ट दीजिए, उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। मेरे हिसाब से आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा आपको। पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जो डाउट होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से पता चलता है कि इस प्रश्न को हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं उसमें 4 ऑप्शन सामने आते हैं तो हमारा दिमाग कैसे रिस्पॉन्स देता है। मेन एग्जाम में एग्जाम हॉल में बैठकर यही चीजें काम आती है। तो इसलिए एग्जाम में आप और बेहतर कर सके इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, थ्योरी को अच्छे से समझें और फिर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो सॉल्यूशन को पूरा जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।